दोस्तों नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो भी एग्जामिनेशन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से यानी कि लाइब्रेरियन यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष के जितने भी एग्जामिनेशन जिस आयोग के द्वारा या कमीशंस के द्वारा करवाए गए हैं उसके पेपर सॉल्यूशंस की हम बात इस वीडियोज़ में करेंगे। और वन बाय वन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट जितने भी स्टेट में लाइब्रेरी के एग्जामिनेशंस करवाए गए हैं, लाइब्रेरी पैटर्न के जो एग्जामिनेशन करवाए गए हैं उसके पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको इस पोर्टल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूं। दोस्तों आपको बता दूं इसके अंदर हमारे पास में कुछ पैटर्न्स रहेंगे सॉल्यूशन के। सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी आरपीएससी के जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उसका पेपर सॉल्यूशन हम करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में जो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर लाइब्रेरी वैकेंसी जो निकाली गई थी उसके पेपर का सॉल्यूशन अपन करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो भी लाइब्रेरीज एग्जामिनेशन करवाए गए हैं उसके पेपर सॉल्यूशंस की बात करेंगे। उसके बाद में हमारे पास में अगर कोई राजस्थान के अंदर और भी ऐसा कोई कमीशन है जिसके द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष की वैकेंसी निकाली गई है तो उसके पेपर की हम बात करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे जितने भी अदर स्टेट हैं राजस्थान के अलावा उनके अंदर जो लाइब्रेरी एग्जामिनेशन हुए हैं तो उसके ओल्ड क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस हम यहाँ पे करने वाले हैं। कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन यहाँ पे 360 एनालिसिस यहाँ पे मेरे द्वारा किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं शानदार विश्लेषण आपको इस वीडियोस में देखने को मिलेगा। ये वीडियोस देखने के बाद में आपके पास में आपको अच्छी से तजुर्बा हो जाएगा कि किस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन जो है लाइब्रेरी साइंस में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हमारी स्टडीज़ को हमें और यहाँ पे प्रगति देनी चाहिए। ये जो पेपर से जो भी यहाँ पे मेरे पास में जो डिस्कस किए जाएंगे वो यहाँ पे उसकी आयोग की मेन ऑफिशियली आंसर की के द्वारा यहाँ पे सॉल्यूशन करवाया जाएगा और सराउंडेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इस वीडियोस में उस क्वेश्चंस में कंप्लीट करवा दी जाएगी। करंट डेटा यहाँ पे रहेगा और कंप्लीट अपडेटेड यहाँ पे पोर्शन रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हमें आज के इस डिस्कस में शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये हमारे पास में आरपीएससी के अंदर निकाली गई पुस्तकालय अध्यक्ष सेकंड ग्रेड भर्ती थी जो कि यहाँ पे भाषा विभाग के अंदर ये निकाली गई थी 2019 में। टोटल इसमें 12 पद थे और हमारे पास में इसका एग्जामिनेशन जो है आरपीएससी के द्वारा 2/8/2020 को इसका एग्जामिनेशन जो है करवाया गया था। टोटल इसमें आपको पता हो तो 12 वैकेंसीज थी। तो चलिए इस पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं। ध्यान रहे ये पेपर हमारे पास में मास्टर पेपर है यानी कि मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग हम मास्टर आंसर की के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्यूशन करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की ओर लेके मैं आपको चलता हूँ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये पहला क्वेश्चन हमारे पास में आ रखा है जिसमें पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय जो पुस्तकालय है प्रतिष्ठान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी हमारे पास में जो राजस्थान के अंदर जो हमारे भारत में राजा राम मोहन राय पुस्तकालय खोला गया है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसके पीछे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है तो उसको हम लेके चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है राजकीय पुस्तकालयों को प्रोमोट करना यानी कि हमारे पास में गवर्नमेंट लाइब्रेरीज हैं उसको प्रमोट करना इसका मुख्य उद्देश्य है क्या। उसके बाद दूसरा पूछा गया है कि हमारे पास में जो एकेडमिक लाइब्रेरीज है उसको यहाँ पे बढ़ावा देना। नेक्स्ट है टेक्निकल जो लाइब्रेरीज है उसको बढ़ावा देना। उसके बाद में हमारे पास में सार्वजनिक पुस्तकालय को प्रोन्नत करना यानी कि बढ़ावा देना। तो ये हमारे पास में 4 ऑप्शन है। इसमें हम सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास में जो ट्रिपल RLF है आप यहाँ पे देखिए शॉर्ट में मैं आपको लिख रहा हूँ राजा राम मोहन राय जो पब्लिकेशन जो लाइब्रेरी फाउंडेशन है उसको लेके हम बात करें। इसको हम यहाँ पे ट्रिपल RLF भी इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। इसकी स्थापना को लेके हम बात करें तो 1972 में इसकी स्थापना यहाँ पे कलकत्ता लेक सिटी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी जहाँ पे हेडक्वार्टर भी इसका कलकत्ता में है। उसके बाद में यहाँ पे ये सबसे पहला इसका उद्देश्य जो रहा है वो यहाँ पे सार्वजनिक पुस्तकालय को बढ़ावा देना और उसके अंदर जो भी यहाँ पे जो औपचारिक शिक्षा को ना बढ़ावा देके यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा की ओर यहाँ पे प्रगति करना यानी जो व्यक्ति यहाँ पे शिक्षित नहीं हो सकते उनको किसी न किसी माध्यम से शिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य था और कंप्लीटली ये सार्वजनिक पुस्तकालय के ऊपर आधारित था। तो आप देख सकते हो इसका ऑप्शन यहाँ पे आप चौथा नंबर देख पा रहे हैं। यहाँ पे सार्वजनिक पुस्तकालयों को प्रोन्नत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सेकंड क्वेश्चन की ओर मैं आपको लेके चलता हूं तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखें हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों हैं। अगर आप चाहें तो मैं दोनों पैटर्न में फॉलो कर देता हूँ। देखिए हमारे पास में जो UAP आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं UAP तो UAP का पूरा नाम यहाँ पे यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन होता है। ये प्रोग्राम जो है किससे संबंधित है यानी प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता कार्यक्रम किससे संबंधित है ये हमारे पास में क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में पहला ऑप्शन दे रखा है IFLA यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। आप यहाँ पे देखें क्योंकि ये हिंदी में पैटर्न है तो आपको मोस्ट ऑफली ये चीज़ इंग्लिश में ही आपको याद करनी होगी। तो पहला यहाँ पे IFLA ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है। उसके बाद में ILA यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में दे रखा है आइजलिक यानी कि हमारे पास में इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल
लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। नेक्स्ट हमारे पास में ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से देखें, सबसे पहले हमारे पास में इफ्ला यहाँ पे दे रखा है। इफ्ला के बारे में हम थोड़ी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद में इसकी सॉल्यूशन की मैं बात करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे इफ्ला को लेके हम बात करें तो 1927 में यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैंग में जो कि नीदरलैंड में है, वहाँ पे स्थित है। उसके बाद में हम बात करें इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को लेके, तो इसका यहाँ पे हेडक्वार्टर की हम बात करें इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और 1933 में इसकी स्थापना यहाँ पे भारत में की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आइजलिक है। आप यहाँ पे देखें तो आइजलिक का जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में है और इसकी स्थापना 1955 में यहाँ पे की गई थी। उसके बाद में हमारे पास में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है यानी कि ALA है। इसकी स्थापना 1876 में शिकागो के अंदर यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। तो ये हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन दी आपकी क्वेश्चन से। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है। हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि UAP प्रोग्राम किससे संबंधित है, यानी कि यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन प्रोग्राम किससे संबंधित है। तो ध्यान रहे ये इस प्रोग्राम इफ्ला के द्वारा संचालित किया गया था। इफ्ला के द्वारा इस प्रोग्राम को जो है वो संचालित किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगली हम बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पे जो भारतीय जो लाइब्रेरी संघ है यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है ILA, उसकी स्थापना 1933 में दिल्ली के अंदर यहाँ पे की गई थी। तो आप देख सकते हैं 1933 में दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर को लगा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन हैं वहाँ पर हम बात करें उस ऑप्शन को डिटेल से एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास में काफ़ी क्वेश्चन जो है उसके ऑब्जेक्टिव से क्लियर हो जाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। यहाँ पे आप देखें तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। देखिए यह भी अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर जो है वो शिकागो के अंदर स्थित है और बेसिकली हमारे पास में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो हमारे पास में 1876 में शिकागो में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5वें में हम चलते हैं तो यहाँ पे लाइब्रेरी कंसोर्टियम आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। देखिए लाइब्रेरी कंसोर्टियम को लेके हम बात करें तो बेसिकली ये एक नेटवर्क का काम करता है, यानी कि ये हमारे पास में जो पुस्तकालय है उसके अंदर संसाधनों का जो है वह कॉरपोरेशन या फिर आप कह सकते हो संसाधनों का जो शेयरिंग है उसका यहाँ पे ये काम करता है। नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों और सूचनाओं का साझाकरण करने का एक ये माध्यम है, यानी कि हमारे पास में एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरीज के अंदर हमारे पास में नेटवर्क का साझा करना, उसके संसाधनों का यहाँ पे साझा करना और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको साझा करना इसका मुख्य उद्देश्य हो रहता है। ये बेसिकली एक नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में पूछा है कि OPAC यानी कि आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन पब्लिक एसेस कैटलॉगिंग, ये भी हमारे पास में ऑनलाइन पब्लिकेशन जो है ये भी हमारे पास में नेटवर्किंग है। क्लासिफिकेशन एक स्कीम होती है और लाइब्रेरी सर्विस 24 आवर्स, ये चीज़ें ज़्यादा इसमें कोई इसका रिलेशन नहीं है। आगे क्वेश्चन को लेके मैं आपको चलता हूँ। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर में आ चुके हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे कॉमन नज़र आएगी कि यहाँ पे पूछा गया स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान यहाँ पे रहा है। देखिए अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हैं तो ये चीज़ें आपको कॉमन यहाँ पे दिखती हुई नज़र आएंगी कि हमारे पास में जो भी ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे उन ऑप्शंस के आधार पे कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक मिनट, जो क्वेश्चन का पैटर्न अपन देख रहे थे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में था जो क्वेश्चन था स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा है। तो देखिए महाराजा रणजीत जी का कोई लेना देना नहीं है। महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड जो है इनका काफ़ी बड़ा रोल यहाँ पे लाइब्रेरीज़ के अंदर स्वतंत्रता से पहले रहा है, क्योंकि इन्हीं की जो देन है वो यहाँ पे पुस्तकालय आंदोलन था, क्योंकि इन्हीं के कहने पे यहाँ पे W.A. बोर्डन जो है यहाँ पे भारत में यानी कि बड़ौदा के अंदर आए थे और वहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 1910 और 1911 के बीच में उन्होंने लाइब्रेरीज़ के ऊपर काफ़ी प्रकार की चर्चाएँ की और काफ़ी प्रकार के अभियान चला के
लाइब्रेरीज़ को एक आंदोलन रूप में यहाँ पे खड़ा किया, ताकि यहाँ पे जो पुस्तकालयों का जानकारी है, जो हमारे पास में रिसोर्स हैं, उनको हम यहाँ पे किसी निश्चित स्थान पे रख सकें, और उन निश्चित स्थान पे रखने के बाद में उनका जो यूज़ है, उनका जो उपयोग है, वो यहाँ पे जनता तक किस प्रकार से पहुँचाया जा सकता है, और हमारे जो जो हिस्टोरिकल हैं, जो कल्चरल हैं, जो हमारे पास में जो महत्वपूर्ण जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, उनको हम किस प्रकार से सजो के हमारे पास में एक स्थान पे रख सकते हैं। तो ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो सियाजी गायकवाड़ थर्ड का है थे, जो कि बड़ौदा में यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट हमारे पास में है, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का हम कब बनाया जाता है। बेसिकली भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी हम बात करें नेशनल लाइब्रेरी वीक को लेके, तो भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक जो है हमारे पास में, ये तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो 14 से लेके 20 नवंबर को यहाँ पे भारत में, संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह बनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलता हूं। तो विच रजिस्टर इज रिकॉर्डेड रिलेटेड टू द बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। पुस्तकालय में पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड किस पंजिका में उपलब्ध यहाँ पे होते हैं, कि हमारे पास में जो लाइब्रेरीज है, यहाँ पे देखिए लाइब्रेरीज जो भी है हमारे पास में है, उस लाइब्रेरी में हमारे पास में ऐसा कौन सा रजिस्टर होगा जहाँ जिस रजिस्टर से हमें ये पता लग जाए कि हमारी लाइब्रेरीज में कौन कौन सी बुक्स स्थित है, उपस्थित है, और कौन कौन सी बुक्स यहाँ पर नहीं है। तो बेसिकली हम बात करें आदान प्रदान पंजिका यानी कि बुक इशू रजिस्टर, इसमें तो आप बेसिकली यहाँ पे बुक्स का इशू करना होता है, यानी कि कोई भी विद्यार्थी द्वारा या फिर किसी भी कैंडिडेट पाठक के द्वारा जो पुस्तक ली जाती है, उसका यहाँ पे जो है इशू, यहाँ पे रजिस्टर उसको कहा जाता है। रीडिंग आउट रजिस्टर की लेके हम बात करें तो ये इस प्रकार के जो दस्तावेज होते हैं जो लाइब्रेरीज में पुराने हो चुके होते हैं, उनका आवश्यकता यहाँ पे समय के अनुसार नहीं होती है, तो उनको यहाँ पे लाइब्रेरी से बाहर करना एक प्रोसेस होता है, जिसको हम यहाँ पे वीडिंग आउट कहते हैं, और उसका रिकॉर्ड जो होता है एक रजिस्टर में रखा जाता है, जिसे हम यहाँ पे वीडिंग आउट रजिस्टर कह सकते हैं। उसके बाद में स्टॉक रजिस्टर को लेकर हम बात करें, स्टॉक रजिस्टर में बेसिकली वो जानकारी होती है जो हमारे पास में पुस्तकालय में अवेलेबल होती है, और अवेलेबल होने के साथ साथ यहाँ पे उस पुस्तकालय के बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी इसमें होती है, उसको हम यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर कह सकते हैं। एसेसन रजिस्टर का मतलब ये होता है कि हमारे पास में जो भी लाइब्रेरीज के अंदर पहली बार जो पुस्तक आती है, उसका जो एंट्री हम यहाँ पे जिस रजिस्टर में करते हैं, और हमारी लाइब्रेरी से जो भी पुस्तक बाहर जाती है तो उसकी एंट्रीज हम उस पुस्तकालय में उस रजिस्टर में करते हैं। तो इस प्रकार के रजिस्टर को हम यहाँ पे एसेसन रजिस्टर कहते हैं, यानी कि परिग्रहण पंजिका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है काफ़ी सटीक क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लेके मैं आपको यहाँ पे चलता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में कौन से वर्ष में संशोधन, देखिए यहाँ पे अमेंडमेंट यानी कि संशोधन किया गया है करके समाचार पत्रों को सम्मिलित किया गया था। यानी कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो है 1954 में इसका जो है यहाँ पे शुरुआत की गई थी, और इसी जो एक्ट में हमारे पास में पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, उनको यहाँ पे इस एक्ट को संशोधन करके इसी के अंदर ये जोड़ा गया था। तो 1956 में इसका संशोधन किया गया था, जिसके अंदर यहाँ पे समाचार पत्र पत्रिकाओं को इसमें शामिल करके इसको संशोधन करके वापस से यहाँ पे पास किया गया था। 1956 इसका ऑप्शन हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम बात करें तो 10 वाले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करें तो एक मिनट में ये थोड़ा सा इसको मूवमेंट कर रहा है। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान यानी कि निष्केर निम्न में से दो संस्थान को विलय करके यहाँ पे बनाया गया था। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। यानी कि निष्केर जो हमारे पास में इंस्टीट्यूशन बनाया गया था निष्केर, तो ये निष्केर किस संस्थान को यहाँ पे मिला के निष्केर का निर्माण किया गया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, निष्केर जो है बेसिकली यहाँ पे निस्कॉम को मिला के और इंसडोक को मिला के, यानी निस्कॉम को जो मिलाया गया था वो 1991 1981 में मिलाया गया था, और इंसडोक जो मिलाया गया था 1952 में मिला के 2002 में हमारे पास में निष्केर का निर्माण किया गया था। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो देखिए ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं, सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे हैं और थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन थर्ड ऑप्शन में आप देख पाए तो निष्कॉम हमारे पास में है। तो निष्कॉम का जो मिला के और इस डॉक को मिला के हमारे पास में जो है वो यहाँ पे सबसे पहले निष्केर को बनाया गया था। इन दोनों को मिला के बेसिकली हमारे पास में निस्कॉम जो है इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, और इस डॉक को लेके हम बात करें इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है टैग
260 जो है वो मार्क 21 में मार्क जो है उसका किसको रिप्रेजेंट करता है। तो मार्क 21 में टैग 260 जो है वो यहाँ पे संस्करण को लेके ऑप्शन दे रखा है आपका, संस्करण को लेके, प्रकाशन की सूचना, भौतिक विवरण और सामयिक विषय शीर्षक को लेके। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मार्क जो टैग 260 है मार्क 21 में, वो बेसिकली हमारे पास में पब्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन को लेके यहाँ पे बात करता है। तो इसमें हमारे पास में राइट ऑप्शन हो जाएगा पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पे पब्लिकेशन आपका ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। ये हमारे पास में टैग 260 जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इसी के पास में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। टैग यहाँ पे हम बात करें 250 की बात करें तो 250 में हम बात करते हैं टाइटल को लेके, और हमारे पास में नेक्स्ट है 245 है ना, एक मिनट, ये 245 जो है वो हमारे पास में टाइटल को लेके बात करता है, और 250 जो है वो हमारे पास में 250 जो है वो हमारे पास में एडिशन को लेके बात करता है। तो 245 और 250 और 260 ये आप जो है टैग है मार्क 21 में, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बाय विच एंट्री यू विल गेट द मेन इंफॉर्मेशन अबाउट ए बुक, यानी कि किस पुस्तक के बारे में मुख्य सूचनाएं आप किस प्रविष्टि से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 12वें क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें हमारे पास मेन एंट्री जो है उसमें आप यहाँ पे मेन एंट्रीज को लेके हम बात करें तो इसमें आप किसी भी पुस्तक के बारे में जो मुख्य सूचना होती है, मुख्य इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप यहाँ पे इससे प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में है बीटी, व्हाट बीटी सिंबल्स डिनोट इन सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। हमारे पास में जो सब्जेक्ट हेडिंग है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स, उसमें बीटी किसको प्रदर्शित करता है। देखिए बेसिकली बीटी का मतलब होता है बॉर्डर टर्म्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। और उसके बाद में ये जो सीयर्स लिस्ट है उसको हम यहाँ पे 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले हमारे पास में आप देख ही पा रहे हैं बीटी टर्म्स हो ही गया, तो बीटी तो आप देख ही पा रहे हैं ये। और उसके बाद में नेक्स्ट होता है एंटी, यानी कि नैरो टर्म्स को लेके। उसके बाद में हमारे पास में आता है बीटी जो मैंने बात कर ली बॉर्डर टर्म्स, और हमारे पास में नेक्स्ट है आरटी रिलेटेड टर्म हो गया, और हमारे पास में नेक्स्ट है यूटी, ठीक है यूटी, ठीक है सॉर्टेड टर्म। तो ये हमारे पास में 4 टर्म्स थी, जिसमें पहला टर्म आपको दे रखी है बॉर्डर टर्म्स, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पुस्तकों की प्रविष्टि हेतु सूची कार्ड का मानक आकार क्या होता है। यानी हमारे पास में जो कैटलॉगिंग कार्ड होते हैं उसके स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ पे आपसे पूछी है। दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं हिंदी इंग्लिश आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। हमारे पास में कार्ड की साइज यानी कि कैटलॉगिंग की जो कार्ड है एंट्रीज और बुक्स के लिए, तो उसकी हमारे पास में 12.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट डेटा याद रखना है कि हमारे पास में जो कैटलॉगिंग कार्ड होता है उसकी साइज़ हमारे पास में 12.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, हाउ विल यू रिप्रेजेंट टाइम पीरियड बिटवीन 1987 टू 2019 इन कॉलम क्लासिफिकेशन स्कीम्स। हमारे पास में 1987 से 2019 को द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार किस प्रकार से इसको प्रदर्शित है, इसको रिप्रेजेंट आप लोग करेंगे। तो हमारे पास में जो हमारे सीसी यानी कि कॉलम क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हम इसको यहाँ पे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें हमारे पास में जो इन्वर्टेड कोमा है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारे पास में इसका ऑप्शन हो जाएगा। N87 आपका ये लास्ट वाली डिजिट हो जाएंगी। उसके बाद में लास्ट वाली डिजिट हमारे पास में 19 यानी कि 19 आ जाएगा, और P आपके यहाँ पे आ जाएगा। P जो है हमारे पास में टाइम पीरियड को शो करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 जो है 15 क्वेश्चन का, ये हमारे पास में प्रैक्टिकल बेस्ड ये SCC का क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है। हमारे पास में जो सीसी है उसके अंदर जो सीसी क्लासिफिकेशन है इसके अंदर किस प्रकार के नोटेशंस का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आपको पता है मिक्स नोटेशन जो है वो हमारे पास में काम में लिया जाता है। अगर हम प्योर नोटेशंस को लेके बात करें तो इसमें हमारे पास में जो प्योर नोटेशन का मतलब होता है, हमारे पास में जो नोटेशंस में डिजिट्स होंगी वो यहाँ पे 0 से लेकर 9 या तो ये होंगी, या फिर आप कह सकते हो 8 से लेकर Z होगी। दोनों आपको यहाँ पे ये डिजिट आपको देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे आप यहाँ पे DDC इसका एग्जांपल कह सकते हैं। उसके बाद में ग्रुप नोटेशंस को लेके बात करें, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर नोटेशंस को लेके बात करें 0 से 9, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में अकॉर्डिंग टू जो कॉलम क्लासिफिकेशन है द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार साहित्य को O से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद में दिए गए सूत्र में P फैसेट्स किस पद को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। आपके पास में यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में 0 का मतलब यहाँ पे लिटरेचर होता है, और उसका अंत P है, उसका अंत 0P2 है,
उसके बाद में 0 OP3 हो गया और आपके पास में OP4 हो गया। ये मेरे पास में इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने सीसी के अंदर जो लिटरेचर है, साहित्य है, उसको लिख दिया है। इसके अंदर हमारे पास में सबसे पहले यहाँ पे जो OP है वो यहाँ पे हमारे पास में जो शो करता है वो लैंग्वेज को शो करता है, यानी जिस लैंग्वेज हम यहाँ पे लिखते हैं। और जो OP2 है वो यहाँ पे फॉर्म को डिजिट करता है, यानी कि उसके रूप को, फॉर्म। और P3 जो है O का, तो ये हमारे पास में रिप्रेजेंट करता है ऑथर को, ये ऑथर हो गया। और P4 जो है वो हमारे पास में लिटरेचर में वर्क को यहाँ पे डिनोट करता है। तो ये चारों चीज़ें आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि जो P है वो यहाँ पे लैंग्वेज को शो कर रहा है, P2 जो है हमारे पास में फॉर्म को जो है शो कर रहा है, और P3 जो है वो ऑथर को शो कर रहा है, और P4 जो है वो वर्क को शो कर रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपसे क्या पूछा है। तो P के बारे में पूछा है, P आपका ये हो गया। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसका ऑप्शन करेंगे लैंग्वेज को लेके भाषा 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को लेके। यहाँ पे आपके पास में जो वर्गीकरण पद्धतियाँ हैं, जो क्लासिफिकेशन स्कीम है, उसको यहाँ पे लिखा गया है। और उस क्लासिफिकेशन स्कीम को ईयर्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे से जो है वो मैनेज करना है। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डीडीसी को लेके। बेसिकली हम डीडीसी की बात करें तो 1876, यानी कि इसमें हम बात करें तो 1876 में इसका स्थापना हुई थी डीडीसी की। यहाँ पे बात करें तो 1876 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद में बात करें यूडीसी को लेके, तो यूडीसी की स्थापना जो है हमारे पास में, तो यूडीसी की स्थापना जो हुई थी वो हमारे पास में हुई थी 1895 में लेके। तो इसको हमारे पास में 1895 इसका ऑप्शन हो गया। उसके बाद में सीसी की बात करें जिसकी स्थापना 1933 में हुई थी। उसके बाद में हम बात करें, सीसी का हो गया ना 1933। उसके बाद में हम बात करें बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन को लेके, तो बीसी यानी कि बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास में जो स्थापना हुई है वो हुई है हमारे पास में डीडीसी। तो सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा आपका फर्स्ट में। ऑप्शन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1876 ये वाला हो गया, यानी फर्स्ट में सेकंड हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया कि डीडीसी 1876, यूडीसी को लेके हम बात करें 1895, सीसी को लेके बात करें 1933, और बीसी को लेके बात करें तो 1935। तो ये हमारे पास में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। 19वां क्वेश्चन हमारे पास में स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें भी हमारे पास में जो क्वेश्चन पूछा है वो सीसी के बारे में पूछा है। सीसी से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक भी है। आप इसको अच्छी से याद भी आपको, यानी कि आपको ये टॉपिक्स अच्छी से करना भी होगा। चलिए बात करते हैं हमारे पास में सीसी को लेके। अकॉर्डिंग टू कॉलन क्लासिफिकेशन टू फॉर्म क्लास नंबर फॉर द बायोग्राफी ऑफ प्राइम मिनिस्टर विच ACI इज़ यूज्ड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास में द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार प्रधानमंत्री की जीवनी का वर्गांक बनाने के लिए किस पूर्ववर्ती सामान्य एकल का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली जब हमारे पास में किसी भी बड़े व्यक्ति की जो बायोग्राफी से लेके बात करते हैं, उसकी जो जीवनी के बारे में हम बात करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट हम यहाँ पे सामान्य रूप से Y7 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हमारे पास में वी को लेके, तो वी हमारे पास में हिस्ट्री को, यानी किसी भी हिस्ट्री के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे हम वी से डिनोट यहाँ पे जो है सीसी में करते हैं। डब्ल्यू की बात करें तो डब्ल्यू यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की बायोग्राफी है उसको लेके डिनोट करता है। और के की हम बात करें तो के हमारे पास में एनसाइक्लोपीडियाज को जो है वो सीसी में शो करता है। तो ये चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इनको आपको अच्छी से एग्जाम्स में आपको देख के जाना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं श्रृंखला प्रक्रिया में किस डॉक्यूमेंट्स की सब्जेक्ट हेडिंग्स को किससे बनाया जाता है। तो हमारे पास में सब्जेक्ट हेडिंग को लेके ये क्वेश्चन है। तो सब्जेक्ट हेडिंग को लेके हम बात कर रहे हैं, तो इसमें प्रलेख की जो वर्ग संख्या है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सेकंड, और इसका ऑप्शन जो है वो राइट है। यानी हमारे पास में जो क्लास नंबर है डॉक्यूमेंट्स की, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे श्रृंखला प्रक्रिया में किसी भी डॉक्यूमेंट्स के सब्जेक्ट हेडिंग्स को बना सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट की हेडिंग देनी होती है उसको हम यहाँ पे क्लास नंबर से यहाँ पे डिनोट करते हैं। बेसिकली चैन प्रोसीजर की हम बात करें, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको इंग्लिश में यहाँ पे चैन प्रोसीजर भी कहते हैं, हिंदी में श्रृंखला प्रक्रिया कहते हैं। चैन प्रोसीजर को बेसिकली हम यहाँ पे प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम का पार्ट है। और चेन इंडेक्सिंग सिस्टम की हम बात करें तो सबसे पहले श्री रंगनाथन के द्वारा जो है 1938 में
जो उनकी बुक है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी जो क्लासिफिकेशन, उस बुक्स में सबसे पहले यहाँ पे श्री रंगनाथन ने 1938 में चेन इंडेक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। उसके बाद में सब्जेक्ट इंडेक्स जो एंट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पे इसमें दी जाती है, जो कि 1971 में इसे प्रिसाइज जो स्कीम्स हैं वो यहाँ पे इन्वेंशन की गई थी। लेकिन 1971 में प्रिसाइज को हटा के उसको रिप्लेस करके इंडेक्सिंग यहाँ पे सिस्टम कर दिया गया। और ये हमारे पास में जो चैन प्रोसीजर है वो बेसिकली 4 टाइप की होती है। 4 टाइप को लेके हम बात करें तो सबसे पहला टाइप आप देख सकते हैं साउट लाइन को लेके, फॉल्स लाइन लिंक को लेके, अनसाउट लिंक को लेके, उसके बाद में मिसिंग लाइन लिंक को लेके। तो हमारे पास में 4 प्रकार से जो चैन प्रोसीजर है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला साउट लिंक, उसके बाद में फॉल्स लिंक, उसके बाद में अनसाउट लिंक और मिसिंग लिंक। ये 4 प्रकार से हम इसको चैन प्रोसीजर को बांट सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छी से समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 21 को लेके हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास में पूछा, जब विचार व्यवस्थित हो जाए, यानी कि आपके पास में जो आइडियाज़ है आपके माइंड्स में, अगर आप लोग उसको ऑर्गेनाइज कर देंगे, उसको सिस्टमाइज़ कर देंगे, तो आपके पास में वो जो आइडिया है वो बेसिकली सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। कि जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे पास में जो भी आपके आइडियाज़ होते हैं उसको सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज कर देते हैं, तो वो आपका एक विषय यहाँ पे कहलाने लग जाता है। अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स के जो नॉलेज को लेके हम बात करते हैं, अगर हम बात करें किसी आइडियाज़ के बारे में, तो बेसिकली उसका नॉलेज को सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करना यहाँ पे सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आप देख पा रहे हैं। आइसोलेट यहाँ पे एक प्रकार का जो यहाँ पे एकल को यहाँ पे कहते हैं। नॉलेज वर्ड ये हमारे पास में टर्म्स हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये हमने बात कर ली आइडियाज़ के बारे में। आगे हम बात करते हैं क्लास नंबर को लेके। बेसिकली सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें पूछा गया है कि किसी पुस्तक की वर्गांक संख्या क्या दर्शाती है। एक क्लास नंबर ऑफ ए बुक शो, यानी जो भी क्लास नंबर है बुक्स की वो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या शो करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर आप देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन है पुस्तक की श्रेणी को लेके, पुस्तक की विषय को लेके, पुस्तक का आकार को लेके, पुस्तक का संग्रहण को लेके। तो बेसिकली पुस्तक के विषय को लेके, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ बुक्स को लेके जो है वो यहाँ पे क्लास नंबर रिप्रेजेंट करती है। कभी भी किसी भी बुक्स में अगर आपको क्लास नंबर देखनी होती है तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। सब्जेक्ट ऑफ बुक्स इसका राइट ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ी चर्चा और करें इसके बारे में। तो सब्जेक्ट ऑफ बुक्स जो होती है उसमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के नॉलेज को यहाँ पे ऑर्गेनाइज फॉर्म में किया होता है, जिसमें हमारे को अध्ययन करने में पाठक के अनुसार यहाँ पे उसके नॉलेज को एक्सपेंड करने में ये चीज़ें यहाँ पे काम ली जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। डीडीसी के बारे में ये पूछा है, डेवी डेसिमल वर्गीकरण का 21वां संस्करण कितने खंडों में विभाजित किया गया था या फिर इसको बांटा गया था। बेसिकली डीडीसी की 21वां जो एडिशंस हैं वो बेसिकली हमारे पास में 4 वॉल्यूम्स में बटा हुआ था। किस प्रकार से बटा हुआ था उसकी हम चर्चा यहाँ पे करते हैं। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ डीडीसी के बारे में थोड़े से बेसिक नॉलेज के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, जैसा कि अपन बात कर रहे थे 21 की, उसी को लेके हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं डीडीसी वॉल्यूम को लेके, डीडीसी के खंड को लेके। तो डीडीसी में हमारे पास में जो टोटल वॉल्यूम है, तो सबसे पहले जो हमारे पास में फर्स्ट एडिशन से 15th एडिशंस के बीच में जो डीडीसी के वॉल्यूम है उसको एक वॉल्यूम में बांटा गया। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं 16 से लेके 17वां एडिशंस तक जो हम बात कर रहे हैं उसको 2 वॉल्यूम में इन्होंने बांटा। उसके बाद में 18 से लेके 19 जो एडिशंस है उसको हमने जो बांटा है वो हमने बांटा है 3 वॉल्यूम में। और नेक्स्ट हमारे पास 20 से जो 23 वॉल्यूम है जो एडिशन है उसको हमने 4 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो हमारे पास में डीडीसी का संस्करण 1 से लेके 15 तक जो संस्करण है उनको एक वॉल्यूम में बांटा है। और 16 से 17 जो संस्करण है डीडीसी का उसको 2 वॉल्यूम में बांटा है। और 18 से 19 जो संस्करण है उसको 3 वॉल्यूम में बांटा है। और हमारे पास में 20 से 23 जो संस्करण है इसके बीच में जो भी संस्करण है उसको हमने 4 वॉल्यूम में बांटा। यही हमारा क्वेश्चन था कि हमारे पास में 21वें संस्करण को कितने वॉल्यूम में बांटा है। ठीक है, तो 4 वॉल्यूम में। तो ये हमारे पास में डीडीसी के वॉल्यूम से लेके बात हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीडीसी के टेबल्स को लेके। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है डीडीसी टेबल को लेके। बेसिकली हम बात कर रहे हैं डीडीसी टेबल के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट जो इसका संस्करण है उसको 0 टेबल्स में विभाजित किया गया है। लेकिन हम बात करें संस्करण 16 से 17 संस्करण को लेके बात करें तो इसमें एक टेबल में बांटा गया है।
उसके बाद में हमारे पास में 17 से 18 जो संस्करण है उसको हमने 2 वॉल्यूम में बांटा है। तो ये 2 वॉल्यूम हो गया, ठीक है। सॉरी, ये टेबल है ना, ये टेबल है, वॉल्यूम नहीं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं 19 से जो 21वां संस्करण है उसको हमने 7 टेबल में रिप्रेजेंट किया है। और हमारे पास में लास्ट जो है वो हमारे पास में है 22 से संस्करण 22 से लेके 23 के जो संस्करण है उसको अपन ने वापस से 6 टेबल्स में रिप्रेजेंट किया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो पहला संस्करण 0 टेबल्स में बांटा है। उसके बाद में 2 से लेके 16 तक संस्करण जो है उनको 1 टेबल, और उसके बाद में 17 से लेके 18 संस्करण जो हैं उनको 2 टेबल्स में, और 19 से 21 जो हमारे पास संस्करण है उनको 7 टेबल में, और 22 से 23 संस्करण जो है डीडीसी का उसको हमने 6 भागों में, सॉरी 6 टेबल्स में रिप्रेजेंट यानी कि इसको विभाजित हमने किया है। तो ये हमारे पास में डीडीसी से लेके कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको इस क्वेश्चंस में रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये AACR सेकंड में एक व्यावसायिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। कर्मिक प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि निम्न अनुसार यहाँ पे होगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं AACR। बेसिकली AACR के बारे में थोड़ी हम चर्चा करें तो देखिए, पूरा नाम हम बात करें एंग्लो अमेरिकन क्लासिफिकेशन जो रूल्स है, कैटलॉगिंग है ना, कैटलॉगिंग जो रूल है वो हमारे पास में, एक मिनट, वो हमारे पास में जो है उसके अंदर हमारे पास में जो सीरियल पब्लिकेशन से पब्लिश किया जाता है कॉमर्शियली फॉर्म में, तो वो हमारे पास में रिप्रेजेंट किया जाता है टाइटल के फॉर्म में। तो आप देख सकते हो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है AACR में सेकंड जो है वो राइट हो जाएगा। थोड़ी सी बात हम AACR के बारे में कर लेते हैं। तो AACR जो है सेकंड, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली इसकी जो स्थापना है वो 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। और बेसिकली इसकी स्थापना जो है उसके जो एडिटर जो है वो पॉल विंकली, ये भी आप याद रख लें, पॉल विंकली और माइकल जो गॉर्मन हैं उनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। इनके द्वारा जो 2 पार्ट में इसको बांटा गया था, AACR को 2 पार्ट में इसको बांटा गया था, ये भी ध्यान रखें। कौन कौन से पार्ट है उसको लेके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद में हमारे पास में एंट्री एंड हेडिंग सेक्शन है। तो हमारे पास में डिस्क्रिप्शन सेक्शन जो है उसको हमने टोटल 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जो कि 1 से लेके 13 चैप्टर्स में बटा हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है एंट्री और हेडिंग सेक्शन को लेके, जो कि हमारे पास में जो 6 चैप्टर्स में इसको बांटा गया है, जो कि हमारे पास में 21 से लेके 26 जो चैप्टर है वो यहाँ पे जो एंट्रीज़ को लेके और हमारे पास में हेडिंग्स को लेके रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 पार्ट्स में इसको बांटा गया है, डिस्क्रिप्शन और एंट्रीज़ और हेडिंग्स में लेके, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास में जो रहेगा वो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो 25 में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जो यहाँ पे देखिए हमारे पास में एक बुक्स का फॉर्मूला आपको दे रखा है CC कॉलन क्लासिफिकेशन में। तो इसके अंदर हमारे पास में पूछा है कि इस फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग जो C दे रखा है यहाँ पे, ये देखें C, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली हम C को रिप्रेजेंट की हम बात करें तो ये हमारे पास में कॉपी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, प्रति संख्या। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल एग्जैक्टली राइट है, यानी कॉपी नंबर जो है वो हमारे पास में रिप्रेजेंट करता है C को, ठीक है। एक बार हम इस पूरे फॉर्मूलेस को थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। बेसिकली ये CC क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास में, उसके अंदर ये फॉर्मूलाज से बुक नंबर्स के लिए यहाँ पे दिया जाता है, जिसे अपन यहाँ पे बुक फॉर्मूलाज भी कहते हैं। बेसिकली इसमें L का मतलब जो होता है वो लैंग्वेज को लेके, यहाँ पे देख L का मतलब यहाँ पे लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। F की बात करें तो फॉर्म को जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। Y जो रिप्रेजेंट करता है वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। A की हम बात करें तो A जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे पास में एसेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे एसेशन नंबर को अब यहाँ पे हटा दिया गया है, इसकी जगह सीरियल नंबर कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान रहे, अभी यहाँ पे एसेशन नंबर ना कह के इसको हम जो कहेंगे वो सीरियल नंबर कहेंगे, जिसे हम यहाँ पे SN से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। V की बात करें तो वॉल्यूम यानी खंड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में S की बात करें सिंपली तो S यहाँ पे सप्लीमेंट्स नंबर को शो करता है। C की हमने बात कर ली, कॉपी नंबर्स को शो करता है। EVN की हम बात करें, हालांकि एवोल्यूशन इसको कहते हैं। बेसिकली एवोल्यूशन जो है वो यहाँ पे पहले इसको यहाँ पे क्रिटिसिज्म CR से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन अभी इसको हटा के इसकी जगह यहाँ पे रिप्लेस जो है वो एवोल्यूशन को कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास में
कॉलम क्लासिफिकेशन में जो फॉर्मूला है बुक्स नंबर्स के लिए, उसकी हमने गहनता से चर्चा कर ली, किस प्रकार से वो फॉर्मूला है। तो आप इसको याद आपको करना होगा, LFYAVSCEVN, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला इसको याद करना है। इसमें क्या क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वो चीज़ें मैंने आपको बताई दी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं OPSC के बारे में। OPSC बेसिकली यहाँ पे आप देखें तो आपको फुल फॉर्म इसने पूछा है। तो OPSC की फुल फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन पब्लिक एसेस कैटलॉगिंग होते हैं, ऑनलाइन पब्लिक एसेस कैटलॉग। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है बिल्कुल एग्जैक्टली राइट है। बेसिकली OPSC की बात करें तो OPSC बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एक लाइब्रेरी सपोर्टेड सॉफ्टवेयर है, जो कि हमारे पास में जो भी लाइब्रेरीज़ के अंदर जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म में की जाती हैं पब्लिक्स को असिस्ट करवाने में, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी यहाँ पे नेटवर्किंग जो कनेक्टिंग सिस्टम है उसके लिए काफ़ी बड़ा रोल यहाँ पे जो है वो अदा करता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, वर्तमान में हमारे पास में ISBN, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है, कंसिस्ट ऑफ द हाउ मेनी डिजिट्स, कितने नंबर्स, कितने संख्याक से मिलके बना होता है। बेसिकली इसको हम 13 नंबर से मिलके बनाया जाता है इसको। इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम करें तो बेसिकली ISBN जो है 1970 में, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ISBN जो है हमारे पास में इसकी स्थापना 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। बेसिकली इसकी स्थापना जो है वो ISO के द्वारा की गई थी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और यहाँ पे इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ISO 2108 से इसके स्टैंडर्ड कोड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। 2108 जो है ISO स्टैंडर्ड कोड से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली इसका हेडक्वार्टर जो है ISBN का, वो हेडक्वार्टर लंदन में है, जो कि 1970 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। उसके बाद में इसको 5 भागों में बांटा गया है। बेसिकली हम उनके भाग को लेके बात करें तो 5 भागों में इसको बांटा है। पहला भाग की हम बात करें तो इसको यहाँ पे EAN यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है ग्रुप में इसको बांटा गया है। उसके बाद में हमारे पास में बांटा गया है पब्लिशर के रूप में। उसके बाद में इन्होंने बांटा है टाइटल के रूप में, और नेक्स्ट इन्होंने बांटा है चेक डिजिट्स के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले EAN की बात करें, यूरोपियन जो एसोसिएशन नंबर है उसको लेके बात करें, इसको इन्होंने यहाँ पे 3 डिजिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, 3 डिजिट्स में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रुप्स को लेके बात करें तो इसको 2 डिजिट्स में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। पब्लिशर्स की बात करें तो इसको हम 4 डिजिट्स में डिनोट करते हैं, और चेक डिजिट जो है जो लास्ट में डिजिट्स होती है उसको 1 डिजिट्स में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में ISBN जो है टोटल 13 डिजिट्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि 1970 में ISO के द्वारा लंदन में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस 28वां क्वेश्चन देख पा रहे हैं। सूची जिनमें कुछ प्रविष्टियां संख्या में एवं कुछ प्रविष्टियां शब्द में हो, ऐसी सूची को SR रंगनाथन के CCC कोड के अनुसार क्या कहा जाता है। बेसिकली हमारे पास में ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास में जो एंट्रीज है उनको हम यहाँ पे नंबर एंट्रीज में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं CC में, तो उसको अपन यहाँ पे जो कहेंगे वो क्लासिफाइड कैटलॉगिंग इसको आप कह सकते हो। तो इसका जो आपका अल्फ़ाबेटिकली की हम बात करें तो इसको तो आप A से लेके Z डिजिट्स में अल्फ़ाबेटिकली इसको डिवाइड किया जाता है। क्लासिफाइड कैटलॉग की बात करें तो इसमें हम यहाँ पे 0 से लेकर 9 डिजिट्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वर्ड में, ठीक है। और A से लेकर Z भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सब्जेक्ट कैटलॉगी में हमारे पास में किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के जो उसके जो इंपॉर्टेंस होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, वो यहाँ पे रखी जाती है। डिक्शनरी कैटलॉग्स में हम यहाँ पे उसके अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग जो डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। आगे हम बात करें एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। हालांकि इसकी चर्चा मैंने अभी पिछले वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी की थी, पिछली स्लाइड्स में आपने अगर अच्छी से उसको पढ़ा है तो 1978 में WCR सेकंड का जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। बेसिकली WCR को लेके हम थोड़ी चर्चा अगर करें तो आप यहाँ पे पिछले स्लाइड्स में देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे आपको इसको अच्छे से बता दिया है। 1978 में इसका इस्टेब्लिशमेंट WCR सेकंड का हुआ था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं। तो 10 तक अपन ने कर लिए क्वेश्चन, उसके बाद में हम चलेंगे 11वें क्वेश्चन को लेके। तो 11वां क्वेश्चन आप इसकी यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे देंगे। 13 क्वेश्चन को लेके हम बात कर रहे हैं। तो 13 क्वेश्चन में हमारे पास में क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ कॉल्ड व्हेन ए बुक इज प्रिंटेड अगेन विथ सब्सटेंशियल चेंजेस और विथ एडिशनल इन टेक्स्ट।
यानी हमारे पास में कोई पुस्तक है, उसको वापस से आप यहाँ पे उसका प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं, वापस से उसकी छपाई करवाना चाहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास में इन्होंने पूछा है। तो बेसिकली किसी भी पुस्तक को हम वापस से यहाँ पे उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ संशोधन करके यहाँ पे रिप्रिंट करवाते हैं, उसको संस्करण यहाँ पे कहते हैं। एडिशन आप लोग यहाँ पे कह सकते हो कि हमारे पास में फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन है, थर्ड एडिशंस है। तो फर्स्ट एडिशंस को यहाँ पे प्राथमिकता यहाँ पे देते हुए सेकंड एडिशंस जो निकाला जाता है वो यहाँ पे पहले एडिशंस में कुछ कमियां रहती हैं, कुछ यहाँ पे ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। तो लेकिन यहाँ पे उसका प्राथमिक लेवल तो यहाँ पे पहला ही रहता है कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो उसे हम यहाँ पे संस्करण कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है क्वेश्चन नंबर 30 का वो यहाँ पे एग्जैक्टली इसमें राइट हो जाएगा, यानी कि एडिशन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन का। देखिए अगर आपने एक चीज़ देखी होगी तो यहाँ पे कॉलन क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इसमें आरपीएससी के सेकंड ग्रेड लाइब्रेरीज पे आए हुए हैं। यार दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा यार, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को बिल्कुल दबाएं ताकि हमको आपका सपोर्ट मिल सके, और इसी प्रकार के जितने भी स्टेट्स में जो लाइब्रेरीज़ के पेपर हो रखे हैं वो मैं आपको इस पोर्टल में अवेलेबल करवा सकूँ। तो चलिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात कर रहे थे। द्विबिंदु वर्गीकरण में अंतः पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किसके संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। बेसिकली हमारे पास में जो कॉलन क्लासिफिकेशन में इंट्रा एरे यहाँ पे फेस रिलेशन जो होता है उसको हम यहाँ पे यूज़ करने के लिए किस फॉर्म में उसको यूज़ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आप यहाँ पे स्कीम में देख पा रहे हैं, दो मुख्य वर्ग यानी कि टू मेन क्लासेस के रूप में। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन है वन मेन क्लास, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास में एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, आप इसको यहाँ से समझें, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को आपने फेसेट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है, और इस फेसेट्स को हमने वापस से आइसोलेट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास में आपने देखा कि सब्जेक्ट तो एक ही है, यानी कि हमारे पास वन मेन क्लासेस हो गया, वन फेसेट्स हो गया, बिल्कुल। लेकिन हमारे पास में वन फेसेट्स को हमने टू एरेज को जो आइसोलेट्स हैं उसको वन बाय वन हमने सिमिलर वे में यहाँ पे वापस से डिवाइड कर दिया। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे जो कहेंगे वो इंट्रा एरे फेस रिलेशन, इसको सीसी में कहते हैं, ठीक है। अगर सीसी के बारे में थोड़ी चर्चा हम करें फेस रिलेशंस में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं सीसी को लेके। तो सीसी के अंदर हमारे पास में फेस रिलेशन जो है वो 6 प्रकार के यहाँ पे होते हैं। पहला प्रकार को लेके हम बात करें तो हमारे पास में जी मतलब जर्नल होता है, बी मतलब आपका बाइस होता है, सी मतलब हमारे पास में कंपैरिजन होता है, डी मतलब आपका डिफरेंस होता है, टी मतलब आपका टूल्स होता है, और हमारे पास में लास्ट आई मतलब इन्फ्लुएंस होता है। तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्रकार के जो टाइप्स हैं वो हमारे पास में सीसी के अंदर फेस रिलेशंस को बांटा जाता है। आगे हम बात करते हैं उनको किस प्रकार से बांटते हैं, वो हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास में जी मतलब जर्नल, बी मतलब बाइस, सी मतलब आपका कंपैरिजन, डी मतलब आपका डिफरेंस, टी मतलब आपका टूल, आई मतलब आपका इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये इसको हम यहाँ पे बांट रहे हैं, ये आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, काफ़ी अच्छा स्टेप है और काफ़ी यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन ही जाता है, ठीक है। तो ये टाइप्स हो गया। इसके बाद में इंटर सब्जेक्ट को लेके हम बात करेंगे। यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंटर सब्जेक्ट, ठीक है, ये आप समझ जाना, मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप इसको सुनते रहना। इंटर सब्जेक्ट में हम यहाँ पे इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई, और एफ नहीं है, ध्यान रखना, जी है डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में इंटर फेसेट्स को लेके बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर फेसेट, ठीक है, इंटर फेसेट। तो इंटर फेसेट में हमारे पास में जे से स्टार्ट होगा, यहाँ पे इसको जे, उसके बाद में के, उसके बाद में हमारे पास में एम, और उसके बाद में एन, उसके बाद में पी और आर, ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रा एरे के बारे में। यहाँ पे हम लिखेंगे इंट्रा एरे, ठीक है। इंट्रा एरे में हमारे पास में टी, इसको यू, और यहाँ पे वी, और यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पे हमारे पास में एक्स हो गया, और यहाँ पे लास्ट हमारे पास में हो गया वाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेस रिलेशंस को कॉलन क्लासिफिकेशन में 6 प्रकार से मैंने आपको बताया था। तो हमारे पास में जर्नल में आप देख पा रहे हैं हमारे पास में इंटर सब्जेक्ट जो है ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेकिन यहाँ पे वही जो कोड की हम बात करें तो इंटर सब्जेक्ट में वो जे रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इंट्रा एरे की बात करें तो वो अब हमारे पास में टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अल्फ़ाबेट्स लिख के भी बता दूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू
VWXYZ, ठीक है। हमारे पास में सबसे पहले हम चलेंगे ए से लेके जी के बीच में। तो ए से लेके जी के बीच में ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास में जो है वो, एक मिनट मैं थोड़ा सा कलर कोड चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे हमारे पास में इसके अंदर क्या नहीं था, आपको अच्छे से पता है कि हमारे पास में इसको एफ़ यहाँ पे इसमें नहीं था, तो एफ़ को हम हटा देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे चलेंगे, एच को हम नहीं लेंगे, आई को भी हम यहाँ पे नहीं लेंगे, जे से हम वापस से स्टार्ट करेंगे और आर के बीच में यहाँ पे रखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे भी हमारे पास में 6 फैसेट्स में इसको बांटा गया है, तो 6 फैसेट्स में हम यहाँ पे एल को नहीं रखेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे ओ को भी नहीं रखेंगे, ओ को हटा देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे क्यू को भी हटा देंगे, क्यू भी नहीं रखेंगे। बाकी हम यहाँ पे सिमिलर रखेंगे। यहाँ पे एस से लेके हम बात करें तो एस को हम हटा देंगे, टी से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम चलेंगे वाई तक, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पे जेड को हटा देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में 6 क्या हो गए, हमारे पास सब्जेक्ट हो गए, 6 हमारे पास में फेसेट्स हो गए, 6 हमारे पास में एरे हो गए। तो इस प्रकार से हमने टोटल, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो हमारे पास में जो अल्फ़ाबेट है वो टोटल 26 होती है। 26 पे अगर हम यहाँ पे 18 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में जो रेशो बचेगा, सॉरी 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में रेशो बचेगा आपका 18। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में फेस रिलेशंस में 6 प्रकार को हमने टोटल 18 को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे बांटा है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो है वो बनने की संभावना रहती है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से प्रैक्टिकलाइज समझ में आ गई होंगी, किस प्रकार से हम यहाँ पे कॉलम क्लासिफिकेशन में फेस रिलेशंस को याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में मैं आपको सामने लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 को लेके हम बात करेंगे। देखिए बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 32 को लेके हम बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हैं, निम्न में से कौन सा प्रलेखीय सूचना स्रोत इनमें से नहीं है। बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास में डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो है इनमें से कौन सा नहीं है। बेसिकली डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है हमारे पास में कोई फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपीज़ है, जिस प्रकार से आप बुक्स हैं, जिस प्रकार से आपके पास पत्रिकाएँ हैं, पांडुलिपीज़ हैं, यानी हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हार्ड कॉपीज़ के रूप में हैं, जो प्रिंटेड हैं, जिनको अपन पठनीय बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री सर्विसेज कहते हैं। अगर नॉन डॉक्यूमेंट्री सर्विसेज की बात करें जिसमें हम यहाँ पे देख नहीं सकते, सॉरी सिर्फ यहाँ पे उनको देख सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे उनको प्रिंट नहीं निकाल सकते, उनका प्रिंट हम नहीं ले सकते, उनका हम यहाँ पे मुद्रित उनको नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम यहाँ पे नॉन डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन कहते हैं। बेसिकली इसके एग्जांपल्स को लेके हम बात करें तो नॉन डॉक्यूमेंट्री रिसोर्स जो हैं, शॉर्ट्स जो हैं, वो उनमें मानव संगठन है, साथ ही यहाँ पे इंटरनेट है, उसके बाद में प्रिंट जो हमारे पास में जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है, मैन्युस्क्रिप्ट है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इन चीज़ों को हम यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते, मुद्रित अवस्था में इनको नहीं ला सकते। तो इस प्रकार से इनको नॉन डॉक्यूमेंट्री जो शॉर्ट्स है वो यहाँ पे कहा जाता है। तो हमारे पास में इंफॉर्मेशन शॉर्ट्स को 2 भागों में हमने बांटा। पहला हमारे पास में आपको मैंने बताया इंफॉर्मेशन शॉर्ट्स को 2 भागों में बांटा। पहला यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्री सर्विस हो गया और दूसरा हमारे पास में नॉन डॉक्यूमेंट्री सर्विस हो गया। तो इन दोनों में हमने बात किया, ये आपका प्रिंटेबल होता है, इसको अपन यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते, जैसे एग्जाम्पल आपका इंटरनेट, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर मैं आपको लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में पूछा है, एक आपका पास में एक स्टेटमेंट है, संदर्भ सेवा पाठक एवं उनके प्रलेख के मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है। यानी हमारे पास में जो आपके सामने जो रेफरेंस सर्विस है और आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बीच में जो हमारे पास में व्यक्तिगत रूप से संबंध स्थापित करती है, संपर्क स्थापित करती है, तो ऐसा स्टेटमेंट जो है वो श्री रंगनाथन के द्वारा यानी SR रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 33 में वो राइट हो जाएगा। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख यहाँ पे कौन सा है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं शोध पत्रिका को लेके। जैसा कि आपने देखा है कि हम यहाँ पे जो बात करते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की बात करते हैं। जिसमें प्राइमरी सोर्स की हम बात करें तो प्राइमरी भी सोर्स में मैं आपको थोड़े एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। अगर प्राइमरी सोर्स को लेके हम बात करें तो बेसिकली इसमें पीरियडिकल्स होते हैं, इसके अंदर स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास में थीसिस होती हैं, उसके बाद में इसमें पेटेंट जो हैं वो भी अपन इसमें ले सकते हैं, ट्रेड लिटरेचर्स इसके एग्जांपल होते हैं। उसके बाद में इसके दूसरे एग्जांपल्स की बात करें तो आपके मैप्स हो गया, न्यूज़ हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो प्राइमरी सोर्स हैं उसको हम यहाँ पे एग्जाम्पलाइज कर सकते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है आर्टिकल्स जो पब्लिश हैं, रिसर्च जर्नल्स जो हैं वो कौन से आर्टिकल्स में पब्लिश होते हैं। बेसिकली प्राथमिक प्रकार के सोर्स होते हैं शोध पत्रिका, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे रिसर्च जर्नल्स कहते हैं। तो ये प्राथमिक सोर्स के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अगले क्वेश्चन को लेके हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे पास में अगला क्वेश्चन दे रखा है कि
एक मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है इंडिया इंडिया हु इज़ हु, ठीक है, ये हमारे पास में दे रखा है इंडिया हु हुज हु, ठीक है, न्यू दिल्ली इन्फा पब्लिकेशंस। देखिए बेसिकली मैं आपको बता दूं इंडिया हुज हु जो है उसका पब्लिकेशन दिल्ली के इन्फा पब्लिकेशंस के द्वारा किया जाता है। बेसिकली इसका जो संबंध है वो यहाँ पे हमारे पास में जो है वो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग को लेके है। बेसिकली कॉन्फ्रेंस सॉरी एक मिनट, हाँ बायोग्राफिकल शॉर्ट से लेके है, सॉरी ये हमारे पास में इसका संबंध जो है वो बायोग्राफिकल शॉर्ट से लेके है, जो कि आप ऑप्शन नंबर सेकंड देख पा रहे हैं, जीवनी स्रोत से लेके है, ठीक है। और इसका पब्लिकेशन मैंने आपको बता दिया दिल्ली के इन्फा पब्लिकेशन के द्वारा इसका पब्लिकेशन किया जाता है। बेसिकली साहित्य अकेडमी के द्वारा भी इसका पब्लिकेशन 1961 से किया जा रहा है। तो ये हमारे पास में सॉरी साहित्य वाला नहीं है, ये इन्फा पब्लिकेशंस वाला है। तो आपको तीन चीज़ें इसमें याद रखनी है, इंडिया हुज हु जो है वो दिल्ली के द्वारा पब्लिश किया जाता है और दिल्ली में इन्फा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। बेसिकली इसका संबंध बायोग्राफिकल शॉर्ट से है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 36 को लेके हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 में आप देख पा रहे हैं इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के बारे में। अगर हम बात करें थोड़ी सी चर्चा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के बारे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो बेसिकली इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है इसके जनक जो है B.S. केशवन को इसके जनक कहा जाता है। जो B.S. केशवन है उनको यहाँ पे इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के जनक, फादर्स ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी कहा जाते हैं B.S. केशवन को। सबसे पहले यहाँ पे 1958 में जो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरीज़ हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर्स के द्वारा यहाँ पे चलाई जा रही है और कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर जो है स्थापित है। बेसिकली ये सेकेंडरी शोज़ के रूप में जाने जाते हैं और यहाँ पे इसमें 14 लैंग्वेज टोटल इसमें शामिल होती हैं, 14 भाषाओं का इसमें समायोजन होता है और इसमें DDC के 22वें संस्करण के ऊपर यह आधारित है। तो मैंने काफ़ी चर्चा आपसे की। सबसे पहले INB के बारे में हमने बात की कि ये इसकी स्थापना CRL यानी कि हमारे पास में CRL मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के द्वारा ये संचालित है, जो कि इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है। सेकेंडरी शोज़ के प्रकार का होता है। इसके जनक जो है B.S. केशवन को कहा जाता है। टोटल इसमें 14 भाषाओं की बात की गई है। DDC के 22वें संस्करण के ऊपर ये आधारित है। तो ये हमारे पास में तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज़ पब्लिश बाय इंडियन नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता के द्वारा पब्लिश किया जाता है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया खड़गपुर को लेके हम बात करें तो इसकी स्थापना 19 जून 2018 के अंदर की गई थी। ध्यान रहे 19 जून और 2018, ठीक है, ध्यान रखना 2018 में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की बात करें, ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसकी स्थापना हमने 27 अक्टूबर 1951 में की थी। 27 अक्टूबर 1951 में ये क्वेश्चन हमारे पास में जो आया था वो राजस्थान हाईकोर्ट के लाइब्रेरी एग्जामिनेशन में इसको दिया गया था। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रहे 27 अक्टूबर 1951 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, क्वेश्चन नंबर 37, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोग्राफी। अगर हम बात करें जो बिब्लियोग्राफी यानी कि ग्रंथ सूची जिसे कहते हैं उसका जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जनक जो है हम यहाँ पे जो कहते हैं वो कोनार्ड गेस्नर को कहा गया है। कोनार्ड गेस्नर जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है, कोनार्ड गेस्नर को जो है वो बिब्लियोग्राफी का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है विच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ द ई रिसोर्स। अगर हम बात करें ई रिसोर्स के बारे में तो इसके एग्जांपल्स ई मैगजीन्स आपको देखने को मिलती है, रेफरेंस डेटाबेस भी आपको देखने को मिलता है, मल्टीमीडिया प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन मनुस्क्रिप्ट को लेके हम बात करें जो कि हमारे पास में हस्तलिखित जो लेखन है जो कि हाथ से लिखा जाता है, डिजिटली फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते, तो इसका ऑप्शन नंबर है आपका 4 वाला, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स जो हैं उनका संबंध किस प्रकार के शॉर्ट्स हैं। एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स को लेके हम बात करें तो ये हमारे पास में सेकेंडरी शॉर्ट्स हैं। बेसिकली सेकेंडरी शॉर्ट्स के बारे में थोड़ी चर्चा हम करें तो ये मूल इनका संबंध जो है वो प्राइमरी से ही होता है। इसके एग्जांपल्स को लेके बात करें तो इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स हो गया, रिव्यू इन प्रोग्रेस हो गया, रिव्यू इन प्रोग्रेस, और इसके बायोग्राफिक्स हो गया, उसके बाद में डिक्शनरी हो गया, उसके बाद में कुछ मैनुअल्स हो गया। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, ध्यान रहे मैनुअल्स, डिक्शनरी, बायोग्राफिक्स, रिव्यू इन प्रोग्रेस, इंडियन इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स, ठीक है। ये जो हैं ये हमारे पास में सेकेंडरी शोर्स के कुछ एग्जांपल्स थे।
प्राइमरी सोर्स के एग्जाम्पल मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें पूछा गया है कि इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कौन करता है। तो हमारे पास में जो इंडिया ए रेफरेंस एनुअल है उसका जो पब्लिकेशन है वो यहाँ पे प्रकाशन विभाग है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें 4 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 41 पे हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 में हम बात करेंगे। तो 41 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद क्या है। बेसिकली प्रतीकात्मक अनुवाद वर्ग संख्या को कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ग संख्या यानी क्लास नंबर को कहते हैं। क्लास नंबर जो है वो यहाँ पे एक सिंबॉलिक ट्रांसलेशन होता है किसी भी सब्जेक्ट और बुक्स का। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट की बुक्स को लाइब्रेरी से इशू करवाना है तो आपके पास में सबसे पहले उसके क्लास नंबर होने चाहिए, कौन सी क्लास की है वो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड द कंट्री विच दे बिलोंग, ठीक है। तो हमारे पास में यूनाइटेड लाइब्रेरी एसोसिएशन को लेके हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में जो पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के द्वारा यहाँ पे जो है वो नहीं संचालित की जाती, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल सिलिप इसको कहते हैं, ये यूके के द्वारा संचालित की जाती है। उसके बाद में हमारे पास में एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज जो कि यूएस के द्वारा जो संचालित की जाती है। सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस जो कि इंडिया के द्वारा संचालित की जाती है। बाकी तो सही है, ऑप्शन नंबर पहला इसमें गलत है, इट मीन्स इसका ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अनुक्रमण हेतु KWIC कीवर्ड इन कॉन्टेस्ट शब्द किसके द्वारा दिया गया था। हु वॉज द फर्स्ट कॉइन द टर्म KWIC कीवर्ड इन कंटेक्स्ट इन इंडेक्सिंग। सबसे पहले HP लोहान के द्वारा जो है KWIC का कॉन्सेप्ट दिया गया था 1958 में। ये जो कॉन्सेप्ट है वो टाइटल के ऊपर बेस्ड है, यानी जो भी टाइटल्स होते हैं उसके ऊपर ये बेस्ड था। 1958 में HP लोहान के द्वारा ये दिया गया था। बेसिकली इसको अन्य नाम से हम बात कह सकते हैं, कैच वर्ड भी किसको कहते हैं, स्टॉप वर्ड भी कई बार आपने सुना होगा, तो वो भी यहाँ पे हम KWIC को कहते हैं। इसको हम यहाँ पे पोस्ट कोऑर्डिनेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम भी आप कह सकते हो, पोस्ट कोऑर्डिनेटेड ये इंडेक्सिंग सिस्टम भी आप इसको कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करें, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार यानी कि हु पब्लिश इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। बेसिकली ये जो पब्लिकेशन है वो आइजलिक के द्वारा किया जाता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, आइजलिक के द्वारा सबसे पहले जो है इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है जर्नल है वो यहाँ पे पब्लिश किया जाता है, ठीक है। आइजलिक के बारे में थोड़ी चर्चा हम करें तो आइजलिक के LIC ये इसका शॉर्ट में नाम होता है। इसकी स्थापना 3 सितंबर, ठीक है, एक मिनट, IASLIC, ठीक है। इसकी स्थापना हम यहाँ पे 3 सितंबर 1955 में की गई थी। और इसके हेडक्वार्टर को लेके हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में स्थित है, ध्यान रखिए कलकत्ता में इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है। आगे क्वेश्चन को लेके हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को लेके। तो 45 क्वेश्चन हमारे पास में 21वें क्या यहाँ पे होता है, यानी पैटेंट्स, व्हाट इज़ ए पैटेंट। पैटेंट्स को लेके हम बात करें तो हमारे पास में ये एक एग्रीमेंट होता है, एक आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास में जो गवर्नमेंट है और जो इन्वेंटर है उसके बीच में एक एग्रीमेंट्स यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आप देख पा रहे हैं, एग्रीमेंट बिटवीन द इन्वेंटर प्रोड्यूसर एंड द गवर्नमेंट फॉर हिज इन्वेंशंस। आविष्कारकर्ता उत्पादनकर्ता के द्वारा उसके आविष्कार उत्पादन के लिए सरकार से अनुबंध करना यहाँ पे आपका पैटेंट्स कहलाता है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं व्हाट इज़ द रेफरेंस, ये थोड़ा सा आप रेफरी यहाँ से देखें, रेफरेटिवनी जर्नल, ठीक है। हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। खैर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सारकरण पत्रिका, ठीक है। अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियडिकल्स को आप यहाँ पे रेफरेटिवनी जर्नल आप कह सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 47 है, कैलिबर जिसका पूरा नाम कन्वेक्शन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय होम। सबसे पहले कैलिबर को लेके हम बात करें तो ये हमारे पास में कैलिबर जो है वो इनफ्लिबनेट का ही एक प्रोग्राम्स है।
बेसिकली इन्फ्लिबनेट को हमने दो प्रोग्राम्स में बांटा है। पहला कैलिबर जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दूसरा हमारे पास में है आपका प्लानर। बेसिकली प्लानर का हम बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट सेक्शन के पुस्तकालय के उत्थान के लिए इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट 2003 में शिलोंग के अंदर इसका जो है वो यहाँ पे सम्मेलन आयोजित किया गया था। बेसिकली ये द्विवार्षिक प्रकार से पब्लिश किए जाते हैं, यानी कि 2 वर्षों में एक बार इनका पब्लिकेशन कैलिबर और प्लानर के रूप में किया जाता है, जो कि इन्फ्लिबनेट के ये दो पार्ट हैं। कैलिबर को लेके हम बात करें 1994 में पहला अहमदाबाद के अंदर जो है वो यहाँ पे इसका सम्मेलन किया गया था कैलिबर का, ठीक है। आगे हम बात करें तो ये इन्फ्लिबनेट के आपके जो हैं वो आप कह सकते हो, सॉरी इन्फ्लिबनेट ने कैलिबर, ठीक है, दूसरा कैलिबनेट है, ठीक है। पहला कैलिबर हो गया और दूसरा कैलिबनेट हो गया, ठीक है। सॉरी कैलिबनेट नहीं है, इन्फ्लिबनेट ही आपसे ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, तो इन्फ्लिबनेट ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में, क्वेश्चन नंबर 48 में इन्फ्लिबनेट इज रिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ विच कंट्रीज। हमारे पास में इन्फ्लिबनेट किस देश की विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से संबंधित है। तो आपको बता दूं इन्फ्लिबनेट भारत का एक जो है वो हमारे पास में एक इंटरनेट सिस्टम है, आप कह सकते हो ये हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक भाषा में प्रकाशित पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरित करता को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसे तो अनुवादक कहोगे, यानी कि ट्रांसलेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो आप कह सकते हो, क्योंकि हमारे पास में कैटालॉगर जो वो होता है जो हमारे पास में कैटालॉगिंग करता है, क्लासीफायर वो होता है जो हमारी बुक्स को क्लासीफाइड करता है, और एब्स्ट्रैक्टर भी आप कह सकते हो, और ट्रांसलेटर जो है वो हमारे पास में पाठ्य सामग्री को एक रूप भाषा से दूसरे रूप में दूसरी भाषा में परिवर्तित करता है। OCLC की हम बात करें फुल फॉर्म की, तो आप कह सकते हो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सटीक इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास में OCLC के बारे में थोड़ी बात करें तो 1967 में डबलिन के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। बेसिकली OCLC को पहले ओयो कॉलेज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि इसको फर्स्ट 1971 में ऑनलाइन कैटालॉगिंग या फिर कैटालॉगिंग कार्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में हम आ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे व्यापार ग्रंथ सूची के बारे में पूछा है, और व्यापार ग्रंथ सूची क्या होती है, अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इसे हम यहाँ पे ट्रेड बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं, पहला ग्रंथ जो लेखक ग्रंथ सूची है, दूसरा विशेष ग्रंथ सूची की सूची है, व्यापार पुस्तकालय की के अंदर जो पुस्तकें हैं उनकी सूची है, उसके बाद में पुस्तकों या मुद्रित सामग्री की सूची जो प्रकाशक या पुस्तक विक्रेता के पास में देश में विक्रय हेतु उपलब्ध हो। यानी हमारे पास में जो ट्रेड बिब्लियोग्राफी होती है उसमें क्या होता है कि हमारे पास में जो भी पुस्तकें होती हैं या फिर जो भी हमारे पास में प्रिंटेड मटेरियल्स होता है तो उसको हम एक देश में विक्रय करना या फिर आप कह सकते हो कि वो उस देश में सेल आउट करना, ये चीज़ें जो है वो ट्रेड बिब्लियोग्राफी में आती हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 देखें तो आपको देखने को मिल रहा है कि हमारे पास में जो भी बुक्स हैं और प्रिंटेड मटेरियल्स हैं वो हम किसी भी कंट्रीज में सेल के लिए जो पब्लिशर्स होते हैं तो वो यहाँ पे अपना सेल के लिए ये चीज़ें सेल आउट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 51 में एग्जैक्टली राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की, तो 52 क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं लाइब्रेरी स्टाफ सैलरीज इज पार्ट ऑफ, यानी कि हमारे पास में पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन जो होता है वो किस भाग में से दिया जाता है। हमारे पास में अगर हम लाइब्रेरी की बात करें या फिर आप यूँ कहें कि गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में विभाग के दो यहाँ पे प्लान होते हैं। पहला प्लान होता है कि नॉन प्लान और दूसरा होता है प्लान। अगर प्लान की बात करें तो इसमें टीचिंग स्टाफ आता है और नॉन प्लान की बात करें तो अदर स्टाफ होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में पुस्तकालय कर्मचारी जो होते हैं उनको यहाँ पे सैलरी जो दी जाती है वो नॉन प्लान बजट से दी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 जो आप देख पा रहे हैं एग्जैक्टली राइट हो जाएगा। प्लान बजट में मैंने आपको बता दिया जो एजुकेशन यानी कि जो टीचर्स सेक्टर के जो लोग होते हैं उनको यहाँ पे दी जाती है, जैसे कोई भी टीचर्स होते हैं, ठीक है। जीरो बजट को लेके हम बात करें तो फायरे ने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। इसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास में जब भी बजट पास करना होता है तो वो इनिशियली यानी कि जीरो से स्टार्ट किया जाता है। पहले बजट में क्या था क्या नहीं था उसको यहाँ पे रेफरेंस बना के इसको जो है यहाँ पे घोषित नहीं किया जाता। वहाँ जब भी बजट यहाँ पे घोषित होता है तो उसको जीरो से किया जाता है, पिछले बजट्स को देख के नहीं किया जाता।
एस्टिमेट बजट्स को लेके हम बात करें, जिसमें पहले से जो डेटा होते हैं उनको एस्टिमेट किया जाता है, उनको आंका जाता है, उनके अनुमान यहाँ पे लिए जाते हैं, उसके आधार पे बजट्स को यहाँ पे जो है वो यहाँ पे घोषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर का जो 52 है, उसका ऑप्शन नंबर 2 जो है एग्जैक्टली राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 53 में हम लेके चल रहे हैं आपको। तो 53 में आप देख पा रहे हैं एक स्टेटमेंट दे रखा है, अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना पुस्तक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये हमारे पास में जो मेलविल डेवी है उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया था कि पाठक जो होते हैं वो पाठक अधिकतम होने चाहिए, लेकिन जो पाठक की सामग्री है उसका मूल्य जो है वो काफ़ी कम और पुस्तक भी सर्वोत्तम होनी चाहिए। तो ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर जो 4 है मेलविल डेवी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये हमारे पास में राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। तो 54 क्वेश्चन आप देखें तो यहाँ पे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास में जो नेशनल बुक ट्रस्ट फंक्शन है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट्स के अंडर में काम करता है, MHRD के अंदर ही काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सटीक हो जाएगा। उसके बाद में उसमें कुछ और भी मिनिस्ट्री दे रखी हैं, हालांकि ये मिनिस्ट्री का संबंध इससे नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद सेल्फ सूची का मुख्य रूप से क्या उपयोग होता है, यानी हमारे पास में जो सेल्फ लिस्ट होती है लाइब्रेरीज में उनका मेन जो फंक्शन होता है, उनका मेन जो कार्य होता है वो क्या होता है। देखिए बेसिकली सूचीकरण को लेके हम बात करें जिसे इंग्लिश में हम कैटालॉगिंग कहते हैं। कैटालॉगिंग का जो हम यहाँ पे कैटालॉगिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो बुक्स होती हैं उनको यहाँ पे व्यवस्थित किया जाता है और वहाँ पे एक सूची बनाई जाती है, कैटालॉगिंग जिसे अपन कहते हैं। सर्कुलेशंस को लेके हम बात करें, जब जब यहाँ पे लाइब्रेरीज में कुछ बुक्स होती है और वो पुस्तकें जो है वो यहाँ पे पाठक तक पहुँचानी होती है, तो उनका बुक्स को पाठक तक पहुँचाना और पाठक को वापस से बुक्स को लाइब्रेरीज में जमा करवाना एक सर्कुलेशंस होता है, जिसे हम यहाँ पे सर्कुलेशन कहते हैं। स्टॉक वेरिफिकेशंस को लेके बात करें, जब हमारे पास में कोई भी पुस्तक पुरानी हो जाती है या फिर हम यूँ कहें कि कोई पुस्तक पाठक के उपयोगी नहीं होती है तो उसको स्टॉक वेरिफिकेशंस के माध्यम से हम यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही हमारे पास में स्टॉक वेरिफिकेशन में अपन को ये भी पता लगता है कि कौन सी बुक्स यहाँ पे जो है वो गुम हो गई है, या फिर यूँ कहें कि कौन सी बुक्स को प्रॉपर सेल्फ में नहीं रखा गया है या फिर इधर उधर रख दिया गया है या फिर चोरी हो गई है। तो इत्यादि की जानकारी जो है स्टॉक वेरिफिकेशन में हम यहाँ पे ले सकते हैं। क्लासिफिकेशन को लेके बात करें तो हमारे पास में पुस्तकालयों के जो सूचीकरण है या फिर आप यूँ कहें कि जो पुस्तकें हैं उनको उनके विषय के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासिफाइड किया जाता है, उनको बांट दिया जाता है कि या साइंस की बुक्स अलग होंगी, मैथ्स की बुक अलग होंगी, या और उसके बाद में सामाजिक विज्ञान की बुक्स अलग होंगी। तो एक विषय के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है पुस्तकों का वर्गीकरण यहाँ पे कर देते हैं, या फिर आप यूँ कहें कि उन पुस्तकों को उनके विषय के अकॉर्डिंग बांट देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रकार से हमारे पास में जो सेल्फ सूची का प्रॉपर यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो आपका स्टॉक वेरिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 56 को लेके। इसमें आप देख पा रहे हैं ऐसी पुस्तकें जो महंगी एवं दुर्लभ हो उनके लिए किस प्रकार की जिल्दबंदी उपयुक्त होती है। हमारे पास में ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यहाँ पे बाइंडिंग जो है बुक्स को लेके, बेसिकली जो बाइंडिंग्स होती है वो इसलिए की जाती है ताकि हमारे पास में जो बुक्स हैं वो एकदम सेफ रहे, उसको किसी प्रकार का बाह्य नुकसान नहीं पहुंचे, और उसको प्रॉपर अनावरण से इस प्रकार से रखा जाता है ताकि पाठक उसको आसानी से यहाँ पे पढ़ सके और उसके लिए वो पुस्तक काफ़ी यहाँ पे अच्छी भी लगे। तो इस प्रकार से बाइंडिंग्स को करने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं ताकि बुक्स को लंबे समय तक चलाया जा सकता है और पुस्तक को फटने से बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर प्रॉपर बाइंडिंग को लेके हम बात करें तो चमड़े की जो पूर्ण जिलबंदी होती है यानी फुल लेदर बाइंडिंग जो होती है काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन महंगी भी होती है। ठीक है, और काफ़ी कम की जाती है। अगर आप देखें तो आपको लेदर की जो बाइंडिंग है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे महंगी होती है। ठीक है, और बहुत कम देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसके अकॉर्डिंग एकदम एग्जैक्टली राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ चुके हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57। तो 57वां क्वेश्चन जो हमारे पास में है, प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियाँ पुस्तकालय में किस कार्य हेतु उपयोगी होती है। बेसिकली हम बात करें जो कैटलॉगिंग है जो पब्लिश किए जाते हैं पब्लिशर्स के द्वारा टाइम टू टाइम, तो उनको लाइब्रेरीज में
उसके यूज़ को लेके, उसके पर्पज़ को लेके ये बातें की गई है। तो पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इसमें दे रखा है पुस्तकों का चयन को लेके। देखिए हमारे पास में समय समय पे जो पब्लिशर्स होते हैं अपनी पुस्तक को पब्लिश करते हैं, सूची जो होती है उनकी उपयोगी, तो उनको हमारे पास में पुस्तकों को चयन को लेके यहाँ पे की जाती है कि अगर हम यहाँ पे पुस्तक को पब्लिश करेंगे तो किस प्रकार से उसका चयन किया जाएगा पाठक के द्वारा पुस्तकालय में। उसके बाद में पुस्तकालय वर्गीकरण को लेके, देखिए बेसिकली तो ये वाला तो ऑप्शन इसमें नहीं है, क्योंकि वर्गीकरण हम जो है एक के मेथड्स होता है, ठीक है। सूचीकरण भी आप देख सकते हो, और पुस्तकालय सांख्यिकी, इसमें जो स्टैटिक्स होता है उसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, कुछ डेटाज होते हैं, उस डेटा को हम यहाँ पे फ्लो चार्ट्स या फिर चार्ट्स के माध्यम से यहाँ पे आप उनको एग्जिबिट करते हैं, यानी देखते हैं उनको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है पुस्तकों का चयन को लेके, बुक सिलेक्शन को लेके, जो क्वेश्चन नंबर 57 है एकदम राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो हमारे पास में पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क, दान, अक्षय निधि, जुर्माना राशि और राजकीय अनुदान से प्राप्त राशि किससे संबंधित होती है। देखिए हमारे पास में मान लीजिए आप किसी भी पुस्तकालय को दान देना चाहते हो, या फिर आपके पास में कुछ अच्छी मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, वो आप यहाँ पे लाइब्रेरीज को डोनेट करना चाहते हो गिफ्ट के रूप में, या फिर आप कहें कि आप जो आर्थिक सहायता है या फिर फाइनेंशियल सहायता है वो आप यहाँ पे लाइब्रेरीज को देना चाहते हैं, तो या फिर आपके पास में आपने बुक्स ली है, उसके ऊपर यहाँ पे आप सही समय पे उसको जमा नहीं कर पाए, तो उसके ऊपर शुल्क जो है वो आप यहाँ पे देना चाहते हैं, तो ये कम्प्लीटली हमारे पास में जो दिया जाता है वो पुस्तकालय कोष में इसको रखा जाता है पुस्तकालय के द्वारा, ठीक है। यानी हमारे पास में लाइब्रेरियन जो है ये जो कर हमारे पास में लेता है, शुल्क लेता है, दान लेता है, अक्षय निधि लेता है, जुर्माना लेता है, वो सारे जो है पुस्तकालय कोष में ही उसको रखा जाता है, ठीक है। उसका पुस्तकालय प्रदर्शनी, ऐसा इसका तो कोई आंसर नहीं, क्योंकि पुस्तकालय के अंदर कौन कौन सी बुक्स है उसको यहाँ पे एग्जीबिशन करना। पुस्तकालय फर्नीचर्स को लेकर बात करें तो ये हमारे पास में एक व्यवस्था है जो कि यहाँ पे पुस्तकालय के अंदर रखी जाती है, ताकि पाठक को उसके ऊपर आसानी से बैठ के पुस्तकों का आनंद ले सके। संचार को लेकर हम बात करें तो हमारे पास में जो पुस्तकालय के अंदर डेटा है, हमारे पास में पुस्तक है, उनको यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम्स में संचार के माध्यम से उनको शेयर करना, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है बिल्कुल ओके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में हम बात करें, किसने प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन किया। यानी हमारे पास में जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स हैं वो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हेनरी फ्यूल के द्वारा दिए गए थे। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ जो मैनेजमेंट्स हैं वो हमारे पास में 1910 के अंदर हमारे पास में लुई ब्रेडिस नाम का एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था, एक व्यक्ति था, इसके द्वारा यहाँ पे दिए गए थे। उसके बाद में हमारे पास में 1911 के अंदर जो हेनरी फ्यूल है, ठीक है, हेनरी फ्यूल सॉरी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो हेनरी फ्यूल ने दिया था, लेकिन अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिकली इसको देखें तो यहाँ पे 1910 में लुइस ब्रेडिस नाम का एक वैज्ञानिक आया था, और उसके बाद में 1911 में हमारे पास में जो F.W. टेलर है उसके द्वारा यहाँ पे दिया गया था। तो इसमें हमारे पास में फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट्स भी आप इसको कह सकते हो। उसके बाद में साइंस एंड आर्ट, एक मैनेजमेंट जो होता है बेसिकली हमारे पास में टॉपिक भी है और अच्छी यूनिट्स भी है। तो मैनेजमेंट्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास में जो भी हम यहाँ पे पुस्तकों को मैनेज कर रहे हैं वो एक साइंटिफिक और आर्ट्स के रूप में यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी कि किसी भी बुक्स को प्रॉपरली मैनेज्ड करना, ठीक है। तो ये हमारे पास में ऑप्शन नंबर हमारे पास में 3 हो जाएगा, हेनरी फ्यूल। उसके बाद में F.W. लैनकास्टर इसमें नहीं है, मेलविल डेवी भी नहीं है, उसके बाद में आइगन जो गारफील्ड है वो भी नहीं है, ठीक है, यूगिन गारफील्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 के लेके हम बात करें तो 60वां क्वेश्चन हमारे पास में, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें खरीदने की निम्न प्रक्रियाओं में से सही प्रक्रिया का क्रम आपको चयन करना है। बेसिकली हम यहाँ पे जब पुस्तकालय है पुस्तकें खरीदने जाते हैं मार्केट में किसी भी शॉप पे, तो हमारे पास में किस क्रम में पुस्तकों का खरीदना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप जैसे ही यहाँ पे बुक्स को खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप बुक्स को सिलेक्शन करते हैं। यानी आपके पास में मान लीजिए आप लाइब्रेरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लाइब्रेरियन से संबंधित बुक चाहिए, तो आपने सबसे पहले ये तो चयन कर लिया कि मुझे लाइब्रेरी से संबंधित बुक्स चाहिए, तो ये तो हो गया आपका चयन। तो पुस्तकों का चयन ऑप्शन ये आपका 1 नंबर हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद में जैसे ही आप चयन कर लेते हो तो उसके बाद में आप यहाँ पे उस दुकानदार को बोलते हो कि भैया मेरे को ये बुक्स दे दो, यानी आप ऑर्डर देते हो परचेज करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रय का आदेश देते हो, तो ये हमारे पास में 2 नंबर पे हो गया। उसके बाद में जैसे ही आप उसको क्रय कर लेते हो तो क्रय करने के तुरंत बाद आप उस बुक्स को वेरीफाई करते हो कि हाँ जो बुक्स मुझे चाहिए क्या वही बुक्स मुझे मिली है, तो ये हमारे पास में 3 नंबर पे हो जाएगा। जैसे ही आपको ये पता लग जाता है कि हाँ मैंने जो बुक्स
बुक्स का चयन किया था और जिस बुक्स का मैंने यहाँ पे आदेश दिया था वो बुक्स का मैंने वेरीफाई सत्यापन कर लिया है और उसके लिए मेरे पास में जो भी उसका पेमेंट है वो अब यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो उसके बाद में आप यहाँ पे उस दुकानदार को क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो। ये हमारे पास में 4 हो जाएगा। तो पहले आप देख पा रहे हैं हमारे पास में जो इसका बेसिकली है, तो 1 नंबर पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास में इसका एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे आप 3 नंबर देख पा रहे हैं, पहले 4th आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 4th के बाद में सेकंड, ये सेकंड आ रहा है, ये रहा आपका सेकंड। उसके बाद में थर्ड, ये रहा थर्ड, और उसके बाद में फर्स्ट, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा किसी भी पुस्तकालय हेतु पुस्तक खरीदने की प्रक्रिया को लेके। आगे हम बात करें चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन क्या कहा जाता है। अगर हम बात करें हमारे पास में जो पुस्तकालय के अंदर बुक्स हैं उनको हम सिस्टमेटिकली आउट करना चाहते हैं, वो हमारे काम की नहीं है, वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, उनको लिए पाठक नहीं मिल रहे, तो उस प्रकार की बुक्स को हम आउट करते हैं। तो उस मेथड्स को हम वीडिंग आउट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है यानी कि छंटाई इसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है, और वैसे इसको वीडिंग आउट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्लासिफिकेशन को हम लेके बात कर ली, कलेक्शन को, डॉक्यूमेंटेशंस को लेके हम आगे कोई भी जो क्वेश्चन आएगा उसके आधार पे हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 में अपन आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पोस्ट कॉर्प किससे संबंधित यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है। तो पोस्ट कॉर्प को लेके हम बात करें, बेसिकली इसका जो महत्व होता है लाइब्रेरीज में वो मैनेजमेंट्स को लेके है, यानी हमारे पास में जो लाइब्रेरी है उसके मैनेजमेंट्स को लेके हम पोस्ट कॉर्प जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। बेसिकली इसके अंदर हमारे पास में 7 प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे होते हैं। तो आप यहाँ पे को मैं आपको बता देता हूँ, POSDCORB, ठीक है। पी का मतलब आपका सबसे पहले प्लानिंग होता है, उसके बाद में आपके पास में जो प्लानिंग के बाद में हमारे पास में ओ का मतलब आपका जो है वो ऑर्डरिंग हो गया। उसके बाद में RS का मतलब हमारे पास में जो ठीक है, एस का मतलब आपका स्टाफिंग हो गया, सॉरी। डी का मतलब आपका डायरेक्टिंग हो गया। CO का मतलब आपका कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद में आर का मतलब आपका जो आर का मतलब रिपोर्ट हो गया, रिपोर्टिंग हो गया। उसका बी का मतलब आपका बजट हो गया। तो ये हमारे पास 7 प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं इसके पोस्ट कॉर्प के, जो कि यहाँ पे पुस्तकालय प्रबंधन में यूज़ होते हैं, यानी कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी और चर्चा अगर पोस्ट कॉर्प के बारे में करें तो पोस्ट कॉर्प जो है हमारे पास में 1937 में ये कॉन्सेप्ट जो है ये यहाँ पे आया था। और 1937 में इसको 7 भागों में बांटा गया, 7 टाइप्स में इसको बांटा गया था। 7 भागों में बांटना जो कार्य किया था वो सबसे पहले लूथर गुलिक और हमारे पास में जो लिंडर उर्विक है उसके द्वारा हमारे पास में किया गया था। तो ये हमारे पास में पोस्ट कॉर्प को लेके था जो कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63 को लेके हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा किसमें होता है। बेसिकली हमारे पास में जो 1 साल का रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स को लेके बात कर रहे हैं, तो बेसिकली बजट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो 63 है उसमें ऑप्शन नंबर 2 उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी हमारे पास में पुस्तकालय के अंदर जो बजट है उसको हम कह सकते हो कि एनुअली जो रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर्स है पर्टिकुलर टाइम्स में ये आपका एस्टिमेट किया जाता है। ध्यान रहे बजट जो है वो आगामी वर्ष के लिए होता है, यानी कि फ्यूचर ईयर्स है उसके लिए यहाँ पे अलॉट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 को लेके बात करें तो मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुत का समावेश हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस को लेके, कलेक्शंस को लेके, एनालिसिस को लेके, प्रेजेंटेशंस को लेके। तो उसको हम यहाँ पे स्टैटिक्स जो है हमारे पास में सांख्यिकी जो है उसके अंदर इसकी बातें की जाती है। तो ध्यान रहे मैंने आपको इससे पहले ही बोला था कि सांख्यिकी में हम डेटास को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, उसके जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो किए जाते हैं, उसके बाद में हमारे पास में उसको संग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार के डेटास को जो हम स्टडी करते हैं वो स्टैटिक्स में करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 में निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं होता। बेसिकली हम पुस्तकालय समिति को लेके बात करें, यानी जिसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एकेडमिक लाइब्रेरी कमिटीज़ को लेके बात करें,
तो इसमें हमारे पास में लाइब्रेरियन जो है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। टीचर्स को भी शामिल करते हैं, फाइनेंस जो ऑफिसर होता है उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। लेकिन बुक वेंडर जो होते हैं उनको यहाँ पे हमारे पास में जो लाइब्रेरीज कमेटी होती हैं, एकेडमिक कमेटीज़, उसमें इसको शामिल नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं पुस्तकालयों के संदर्भ में सीडीपी से क्या तात्पर्य है। बेसिकली सीडीपी को हम लेके बात करें तो सीडीपी हमारे पास में फुल फॉर्म जो है इसका वो हमारे पास में कम्युनिटी नहीं होता, ठीक है। कलेक्शन डिवीज़न पॉलिसी ये भी नहीं होता, कॉमन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये भी नहीं होता, कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपसे पूछा गया है कि सीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, कलेक्शन डेवलपमेंट्स पॉलिसी को लेकर ये इसका पूरा नाम होता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 क्वेश्चन में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऐसा रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हम यूजीसी कहते हैं कि पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष किस वर्ष में थे। तो हमारे पास में जो एसआर यानी एसआर रंगनाथन है वो यहाँ पे 1957 में यूजीसी के जो मेंबर्स हैं वो बने थे, ध्यान रहे चेयरमैन बने थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूजीसी के चेयरमैन जो है श्री रंगनाथन 1957 में बने थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उनके मौलिक स्वरूप में ठीक से कैसे बनाया रखा जा सकता है। यानी हमारे पास में जो दुर्लभ पुस्तकें हैं यानी काफ़ी रेयर जो बुक्स हैं, बहुत कम यहाँ पे पाठक के द्वारा यूज़ की जाती है लाइब्रेरीज में, तो उनको मौलिक स्वरूप से ठीक कैसे रखा जा सकता है। देखिए अगर हम बात करें तो ये बातें कर रहा है कि पुस्तकालय को व्यवस्थित करना, पुस्तकालय को ध्यान रखना। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट होते हैं लाइब्रेरीज में वो कंजर्वेशन से संबंधित होती हैं, यानी कंजर्व रखना उसको लॉन्ग टाइम से, क्योंकि वो जो सामग्री है काफ़ी दुर्लभ है, उसका मिलना काफ़ी न्यून के बराबर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है कंजर्वेशन, इसका ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, किसी कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह पूर्ण करने पर कैसी अनुभूति यहाँ पे होती है। अगर मान लीजिए मैं आपको कोई काम दूं और आप उसको प्रॉपर टाइम पे अच्छे समय पे यानी जो समय मैंने आपको दिया है उस समय पे आपने वो कार्य पूरा कर लिया, तो इस प्रकार के हम यहाँ पे कह सकते हो कि इस प्रकार में आपको जो संतुष्टि होगी वो जॉब सेटिस्फैक्शन से संबंधित होगी, यानी कि जॉब सेटिस्फैक्शन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही उसमें ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद में जॉब इवोल्यूशंस को लेके हम बात करें, हमारे पास हमारे द्वारा जो भी यहाँ पे काम किए जाते हैं तो उसका इवोल्यूशन करना, मूल्यांकन करना यहाँ पे जॉब इवोल्यूशन कहलाता है। उसके बाद में जॉब मोटिवेशंस को लेके हम बात करें, जिसमें हम यहाँ पे कोई भी जॉब्स को करने से पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं और उससे मोटिवेट होकर वो जॉब को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद में जॉब डिस्क्रिप्शन को लेके बात करें, जिस जॉब को हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं सबसे पहले हम उसकी जो है जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार का ये जॉब है, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें हमें क्या बेनिफिट्स आगे मिलेंगे, क्या इसके फ़ायदे हैं। तो इस प्रकार की जानकारी हम लेते हैं, तो इसे हम यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, यानी जॉब के बारे में जो जानकारी हासिल करना, ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है। जॉब सेटिस्फेक्शन अपन ने बता दिया कि आपने कोई काम किया, आपने कोई जॉब किया और उससे आपको काफ़ी आनंद यहाँ पे प्राप्त हुआ, तो इस प्रकार के जो डिफरेंशियल्स को हम यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 70 में अपन आ चुके हैं। इसमें हमारे पास में ये सामग्री को व्यवस्थित करवाने की बात कर रहा है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए हिंदी इंग्लिश आपको दोनों दिख रहा है, आई होप। पहला यहाँ पे पूछा है पुस्तकालय के निम्न अनुभागों में इनमें से सामग्री के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आदान प्रदान यानी सर्कुलेशन। यहाँ पे देखिए तो सर्कुलेशन का मतलब यहाँ पे होता है कि हमारे पास में जो सामग्री है, आप यूँ समझ लीजिएगा कोई बुक्स है, कोई समाचार पत्र है या फिर आप कह सकते हो न्यूज़ लेटर्स है, उसको हम यहाँ पे सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। पाठक और जो पाठक है हमारे पास में उसको हम सर्कुलेट कर रहे हैं उस मटेरियल्स को। तो इस प्रकार से आप यहाँ ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए पुस्तकालय सूची कार्ड, पुस्तक थैली ये नहीं है, शब्दकोश वाला, पहचान पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, न्यूज़ लेटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपका क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वाला समझ में आ गया, ठीक है। यह आपका आदान प्रदान में आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास पूछा है पत्र पत्रिका, ठीक है। इसमें हमारे पास में पत्र पत्रिका के अंदर, ठीक है, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे ए के अंदर आपका जो है, एक मिनट को मैं इसे मैच कर, ए में आपका 3 होएगा, सॉरी, ठीक है। पहचान पत्र, विद्यार्थी, पुस्तकालय कार्ड और कंप्यूटर, ठीक है। इसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं। पत्र पत्रिका में हमारे पास में आपका ये रहा ऑप्शन नंबर 4,
समाचार पत्र, पत्रिकाएं, न्यूज़लेटर, यह आपका 4 हो जाएगा। संदर्भ को लेके हम बात करें, जिसके अंदर हमारे पास में जो रेफरेंस से संबंधित जो जानकारी है उसको लेके बात करें तो शब्दकोश हो गया, निर्देशिकाएं हो गया, विश्वकोश हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में ये हो जाएगा डिक्शनरी, डायरेक्टरीज, एनसाइक्लोपीडिया जो है रेफरेंस से संबंधित हो जाएगा। कैटलॉग से संबंधित सूचीकरण को लेके हम बात करें तो हमारे पास में लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड हो गया, बुक पॉकेट्स हो गया, ड्यू डेट स्लिप्स हो गया, तो ये हमारे पास में हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में ऑप्शन जो बनेगा इसका ऑप्शन 2 आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। तो आपको मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास में आदान प्रदान में जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो पहचान पत्र, विद्यार्थी पुस्तकालय कार्ड और कंप्यूटर हो जाएगा। उसके बाद पत्र पत्रिकाओं से संबंधित जो है वो हमारे पास समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गया, न्यूज़ लेटर्स हो गया। संदर्भ से संबंधित हमारे पास में शब्दकोश, निर्देशिकाएं, विश्वकोश हो गया। और सूचीकरण से संबंधित हमारे पास में जो है वो आपका पुस्तकालय सूची, कार्ड, पुस्तक थैली, दिनांक स्लिप हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 70 क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को लेके। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फुल फॉर्म आपसे पूछा है ISSN। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हमारे पास में होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। इंटरनेशनल सीरियल स्टैंडर्ड नंबर, ठीक है, ये सीरियल पहले नहीं आएगा। इंडियन स्टैंडर्ड सीरियल नंबर ये भी नहीं होगा, ये नहीं है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है वो आपका ISSN का पूरा नाम हो गया, ठीक है। ISSN के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहूँ तो बेसिकली इसका जो स्थापना है वो ISO के द्वारा 3297 एक स्टैंडर्ड कोड है, इसके तहत यहाँ पे 1971 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ISO के द्वारा, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। और अगर बात करें 1986 में, ठीक है, 1971 में तो हो गया, और 1986 में हमारे पास में भारत में स्थापना की गई थी। देखिए अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, लेकिन हमारे भारत में इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। और अगर बात करें पेरिस में तो 1976 में पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ISSN जो है इसकी स्थापना ISO 3297 स्टैंडर्ड कोड्स के सहायता से यहाँ पे 1971 में ISO के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि 1986 में भारत में इसकी स्थापना की गई। टोटल इसमें 8 अंकों के कोड्स होते हैं, 8 अंक होते हैं, ठीक है, जिनको 2 भागों बांटे जाते हैं 4-4 के जोड़े से, ठीक है। तो ये हमारे पास में ISSN के बारे में जानकारी दी। क्वेश्चन नंबर 72 के लिए हम बात करते हैं। देखिए 72 में हमारे पास में क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। बेसिकली एकदम राइट है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। उसके बाद हम बात करें कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे पास में किसी भी जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर आप कह सकते हो कि हमारे पास कंप्यूटर है, उसको ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर का होना काफ़ी ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर बेसिकली यहाँ पे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, यानी प्रोग्राम को जो हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स को ही हम यहाँ पे प्रोग्राम जो है सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। और बेसिकली इंस्ट्रक्शन के सेट्स होते हैं वो प्रोग्राम कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 74 की हम बात करें तो इसमें आपका कृत्रिम बुद्धि AI जिसे कहते हैं का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है। बेसिकली 5वीं पीढ़ी में हम यहाँ पे AI का यूज़ करते हैं, जिसे हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसमें हम इस प्रकार के कंप्यूटर्स जो हैं वो हमारे पास में 5वीं पीढ़ी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप पुस्तकालय, इंटरनेट और सेवा में www से क्या समझते हैं। बेसिकली हम बात करें www, ठीक है, www, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कह सकते हो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं विनिसिस सॉफ्टवेयर में को किसने विकसित किया। जो हमारे पास WINISIS विनिसिस जो सॉफ्टवेयर है उसको किसने डेवलप किया था। देखिए विनिसिस सॉफ्टवेयर को लेके हम बात करें तो ये यूनेस्को का एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा ये डेवलप किया गया था। बेसिकली पुस्तकालय के अंदर सॉफ्टवेयर का काम करता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 77 की हम बात कर रहे हैं। तो 77 में आप देख पा रहे हैं सोल, सबसे पहला क्वेश्चन है सोल। तो बेसिकली सोल का पूरा नाम ये निश्चित पूछा है। तो इसके पूरे नाम को लेके बात करें तो इसका पूरा नाम सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज होता है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं वो बेसिकली सोल सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। तो इसका पूरा नाम इस सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की हम बात करते हैं। तो 78वें क्वेश्चन में हमारे पास पूछा है निम्न में से किसमें अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता होती है। बेसिकली हम बात करें एक तो होता है किलोबाइट, एक होता है आपका गीगाबाइट, ठीक है, एक हमारे पास में होता है
एक तो होता है किलोबाइट, एक होता है मेगाबाइट, एक होता है आपका गीगाबाइट, एक होता है हमारे पास में गीगाबाइट हो गया, एक टेराबाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो टेराबाइट इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारे पास में स्टोरेज होता है। आपने देखा होगा कि हमारे पास में जो 1 MB होता है उसके अंदर हमारे पास में 1024 KB होता है। ठीक है, ये आप याद रखना, 1024 KB होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम यहाँ पे RFID टेक्नोलॉजी कहते हैं, बेसिकली इसका यूज जो है लाइब्रेरीज में क्या होता है। देखिए, इसके यूज़ को लेके हम बात करें तो हमारे पास में जो इसका यूज बेसिकली किया जाता है वो सर्कुलेशंस में किया जाता है। देखिए, बेसिकली सर्कुलेशन का मतलब होता है आदान प्रदान। जो भी हमारी लाइब्रेरीज में पुस्तक है उनका पाठक तक पहुँचाना और पाठक के द्वारा पढ़ के उसको वापस से लाइब्रेरीज में जमा करवाना, यानी हमारे पास में जो पुस्तकों का जो आदान प्रदान हो रहा है। हालांकि पुस्तकें नहीं है, इससे संबंधित कुछ और भी यहाँ पे सामग्री हो सकती है, एनसाइक्लोपीडियाज भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी यहाँ पे आप स्टडीज मटेरियल से संबंधित आप समझ सकते हो। तो उसके सर्कुलेशंस को लेके यहाँ पे RFID टेक्निक्स जो है वो यहाँ पे लाइब्रेरीज में काम ली जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में ईमेल, यूजनेट, गोफर, WSIS सेवाएं जो है, सर्विसेज जो है वो क्या हैं, किस प्रकार की सर्विसेज हैं। तो ये एक प्रकार की आप देख पा रहे हैं, ये इंटरनेट प्रकार की सर्विसेज हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में TQM को लेके बात कर रहे हैं। TQM को लेके हम बात करें तो बेसिकली इसका पूरा नाम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट्स होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा होगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसका पूरा नाम होता है। बेसिकली इसकी स्थापना 1950 में जापान के द्वारा यहाँ पे की गई थी। जैसे यहाँ पे 1950 में जापान के द्वारा इसका यूज़ किया गया, उसके बाद में पूरे भारत में इसका यूज, या फिर आप कहें पूरे विश्व में इसका यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। बेसिकली इसमें 6 तत्व यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, 6 तत्वों से TQM बना होता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर्स को लेके हम बात करते हैं। बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो हमारे पास में एक टेक्निक्स होती है जो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होती है। इसमें फाइन ग्लास स्टैंड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो फाइन ग्लास स्टैंड्स हो जाएगा। तांबे के तार इसमें यूज़ नहीं होते, मिश्र धातु यूज़ नहीं होती, पॉलिस्टर स्ट्रिंग भी इसमें यूज़ नहीं की जाती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 की हम बात करते हैं। तो हमारे पास में 83 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि URL का पूरा नाम क्या होता है। बेसिकली देखिए, URL अगर आपने देखा है तो URL बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ जो करते हैं वो बेसिकली हमारे पास में कंप्यूटर्स में जो उसके आउटपुट की जो डिवाइसेस है उसको कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे आप यूँ समझे कि हमारे पास में जो USB है, या फिर आप यूँ समझे कि माउस को हम कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं तो वो एक USB के माध्यम से जोड़ते हैं। अगर हम हमारे फ़ोन को चार्जर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके एक मध्य एक तार होता है जिसे अपन USB कहते हैं। ठीक है, तो ये एक पोर्ट होता है। USB का पूरा नाम बेसिकली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ध्यान रहे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 आपको राइट दिख रहा है। उसके बाद सार्वभौमिक के ग्रंथ सूची नियंत्रण को लेकर हम बात करते हैं, जिसमें यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल कॉन्सेप्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। बेसिकली यूनिवर्सल जो बिब्लियोग्राफी कंट्रोल कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिया गया था, यानी इफ्ला इसे शॉर्ट में कहते हैं। आपने देखा इफ्ला के द्वारा यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल्स, जिसे हम यहाँ पे UBC भी कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। इसमें हम थोड़ी चर्चा इफ्ला के बारे में करें तो इफ्ला के अंदर जो इंस्टीट्यूशन आप देख पा रहे हैं, लास्ट में मैंने बोला इंस्टीट्यूशन, ये हमारे पास में शब्द जो है 1976 में जोड़ा गया था। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1927 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर हैंग में है, हैंग जो नीदरलैंड में है, और ये एक प्रकार की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसमें इसके द्वारा जो काफ़ी कॉन्सेप्ट दिए गए थे, जिसमें यूनिमार्क है, UAP है, UBC है, तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट जो है इफ्ला के द्वारा दिए गए थे। आई होप आपको इफ्ला के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई होगी कि किस प्रकार का इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन को लेके बात करते हैं वेनिसिस को लेके। हालांकि इससे पहले भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया था जो कि हमने वहाँ पे चर्चा की थी। जो वेनिसिस जो होता है बेसिकली हमारे पास में एक प्रकार का आप कह सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर है, और इसमें हम यहाँ पे CDS ISIS विंडोज़ वर्जन्स की हम बात करते हैं। और इसके फुल फॉर्म की हम लेके बात करें तो CDS को हम यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, CDS
यहाँ पे देखिए CDS जो आपको दिख रहा है, इसका पूरा नाम कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन आपका सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद में IS को लेके बात करें तो इसकी पूरी फुल फॉर्म जो होती है वो इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ध्यान रहे, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम IS का पूरा नाम होता है। CDS का पूरा नाम कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होता है। वेनिसिस की स्थापना 1998 में की गई थी। CDS ISS विंडो वर्जन्स के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 86 आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो इसमें कुछ यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आपको दे रखे हैं, संस्था आपको दे रखी हैं, जिसकी जो उसके यूज़ हैं, उसकी जो उद्देश्य है वो यहाँ पे पूछा है। तो बेसिकली हम बात करें इन्फ्लिब नेट, तो पहला हमारे पास में इन्फ्लिब नेट की हम बात करें तो इन्फ्लिब नेट में हम जो काम करते हैं उसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि इन्फॉर्मेशन और लाइब्रेरी नेटवर्क से ही जुड़ा होता है, एक लाइब्रेरी नेटवर्क है। तो आप कह सकते हो इन्फ्लिब नेट जो है हमारे पास में वो लाइब्रेरी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, यानी 4 हो जाए। और इसकी स्थापना मैंने आपको बता दी है 1991 में की गई थी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं डेल नेट को लेके। डेल नेट की स्थापना 1988 में की गई थी। और बेसिकली डेल नेट का जो उपयोग आप देखने को मिलता है, तो इसका उपयोग जो होता है हमारे पास जो संसाधन है, सहभागिता है, उनको देख के रिसोर्स शेयरिंग का काम जो होता है वो डेल नेट का होता है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। वेनिसिस की हम बात करें, नेक्स्ट है वेनिसिस की स्थापना 1998 में की गई थी। और वेनिसिस की 1998 में जो स्थापना की गई थी, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर था, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में ये काम करता था। उसके बाद ई प्रिंट्स को लेकर बात करें तो ई प्रिंट जो है वो डिजिटल सूचना को यहाँ पे प्रदान करता है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ई प्रिंट्स, ठीक है। तो ई प्रिंट्स में आपका क्या हो गया, आपका डिजिटल इन्फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो चौथा ऑप्शन आपको बिल्कुल सटीक यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 87 को लेकर हम बात करते हैं। तो 87 वाले क्वेश्चंस में आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, वैसे तो उसकी हम चर्चा भी करेंगे। तो 87 क्वेश्चंस में कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट हेतु टेलीफोन जोड़े जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो बेसिकली इस प्रकार के उपकरण को हम यहाँ पे मोडेम कहते हैं, जिसे हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का नाम भी इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद में हमारे पास में निम्न में से ईमेल पते का सही आपको अनुक्रम पूछा है। तो आपने देखा है, अगर मैं मेरी मेल आईडी आपको बताऊं तो DWPAKUMAREX011 इस प्रकार से होती है जी। तो इस प्रकार से मेल आईडी आप देखें इसमें ऑप्शन में, तो आप देखें XYZ ऐसा कुछ नहीं है, gmail.com XY बाद में नहीं लिखते। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी गलत है, XYZ gmail.com। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 89 को लेकर बात करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बेसिकली ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमें एक एप्लीकेशन के रूप में यहाँ पे जो है कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डायरेक्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 में हम क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पे अनुक्रम एक श्रृंखला का चुनाव करना है। देखिए बेसिकली हम डेटास इन्फॉर्मेशन और हमारे पास में जो नॉलेज है, नॉलेज कब बनता है जब हमारे पास में डेटास को इन्फॉर्मेशन रूप में देखते हैं। तो डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 91 की, कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती है। यानी अगर आप लोगों के पास में कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में आपने कोई फाइल को डिलीट कर दिया, तो वो डिलीट होने के बाद में कहाँ पे संग्रहित रहती है, तो रिसाइकल बिन में यहाँ पे वो संग्रहित होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की हम बात कर रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पढ़ने की आदत एवं समय शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य होता है। तो ये हमारे पास में बेसिकली जो उद्देश्य है वो विद्यालय, पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला ही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। विद्यालय, पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय में हमारे उसमें रीडिंग हैबिट्स क्रिएट सेल्फ एजुकेशन इंटरेस्ट को यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है 93। तो 93 क्वेश्चन आप देखें तो यहाँ पे 93 में महाविद्यालय, पुस्तकालय किस श्रेणी के यहाँ पे आते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास में शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल लाइब्रेरीज यानी एकेडमिक लाइब्रेरी आप इसको कह सकते हो, जो कि यहाँ पे 3 प्रकार की लाइब्रेरीज की बातें कर रहे हैं, जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी है, आपका एकेडमिक लाइब्रेरीज है, स्पेशल लाइब्रेरीज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। बेसिकली ये 2006 में राजस्थान में अधिनियम के रूप में पारित किया गया था।
अगर अधिनियम को लेके हम बात करें थोड़ी चर्चा, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में सबसे पहले जो अधिनियम है 1948 में पारित किया गया था, जो कि हमारे पास मद्रास में किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो 1960 में यहाँ पे हमारे पास में अधिनियम आया था, जो कि आंध्र प्रदेश में इसको पारित किया गया था। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें तो 1965 में था, जो कि कर्नाटक में पारित किया गया था। उसके बाद में हम बात करें 1967 में, तो 1967 में हमारे पास में महाराष्ट्र के अंदर जो अधिनियम है वो पारित किया गया था। उसके बाद में 1979 में, जो कि वेस्ट बंगाल में ये नियम पारित किया गया था। उसके बाद में हमारे पास में 1988 की बात करें तो 88 में हमारे पास में मणिपुर में पारित किया गया था। उसके बाद में 1989 की बात करें तो ये हमारे पास में हरियाणा में पारित किया गया था और कर्नाटक में, ठीक है, यानी हरियाणा और केरल में, सॉरी, केरल में पारित किया गया था। इसी प्रकार से 1993 में आपका गोवा और मिजोरम में पारित किया गया था। और हमारे पास में 2001 में गुजरात और उड़ीसा में पारित किया गया था। 2006 में आपका यूपी और राजस्थान में पारित किया गया था। 2005 में उत्तराखंड में पारित किया गया था। और हमारे पास में 2007 में जो लक्षद्वीप है वहाँ पे पारित किया गया था। और 2008 में छत्तीसगढ़ बिहार में पारित किया गया था। 2009 में आंध्र प्रदेश में, और 2015 में हमारे पास में तेलंगाना में पास किए गए थे। तो ये हमारे पास में कुछ राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम थे, जो कि मैंने आपको चर्चा की। बेसिकली राजस्थान में हमारे पास में 19 स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, जहाँ पे हमारे पास में राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो लागू है। और बेसिकली कोल्हापुर एक ऐसा शहर है, एक ऐसा सिटी है जहाँ पे 1945 यानी स्वतंत्रता से पहले अधिनियम पारित किया गया था, कोल्हापुर, ठीक है, ये आप याद रखें। आगे क्वेश्चन को लेके हम बात करते हैं 95 में। तो दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग किया जाता है? बेसिकली दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना 1951 में हुई थी, चौथी डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज के रूप में। और और हमारे पास में इसको जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूनेस्को के द्वारा जो है आर्थिक सहायता दी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96 की। 96 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, भारत में सर्वप्रथम ग्रंथालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस यूनिवर्सिटीज के द्वारा शुरू किया गया था? विच यूनिवर्सिटीज स्टार्टेड फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन लाइब्रेरी साइंस में? तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा ये जो है शुरू किया गया था, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद नेक्स्ट है 97, क्वेश्चन नंबर 97, भारत सरकार द्वारा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बेसिकली 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान की निम्न में से कौन सा चौथा नियम यहाँ पे है? तो सेव द टाइम ऑफ रीडर। तो ये 5 नियम दिए इन्होंने, जिनमें चौथा नियम यहाँ पे समय की बातें करता है, समय को बचाने की बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आगे बात करें यहाँ पे देखो हमारे पास में, ये देखो क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय प्रतिलिप्याधिकारी अधिनियम 1957 में 1992 के अधिनियम संख्या 13 के संशोधन अनुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात प्रतिलिपि का अधिकार कितने वर्ष तक वैध रहता है? तो 60 वर्ष तक ये वैध रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित किया गया था? तो भारत के कौन सा राज्य था जहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी सिचुएटेड है? तो ये पश्चिम बंगाल, यानी हमारे पास में वेस्ट बंगाल, कलकत्ता के अंदर जो है हमारे पास में नेशनल लाइब्रेरीज है वो यहाँ पे स्थापित है। तो इस प्रकार से हमने टोटल दोस्तों जो क्वेश्चन की बात की है, ये टोटल 100 क्वेश्चंस थे जिसकी अपन ने बात कर ली। ये 100 क्वेश्चन हमारे पास में लाइब्रेरी से का जो एग्ज़ाम हुआ था आरपीसी के द्वारा जो करवाया गया था, तो उसमें ये एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लाइब्रेरी से संबंधित थे, जिसकी चर्चा और विश्लेषणात्मक मैंने चर्चा यहाँ पे की है। और उस क्वेश्चंस के जितने भी इन्फॉर्मेशन जो आसपास के क्वेश्चन बन सकते थे और जिन एग्ज़ाम से पूछे गए तो उससे संबंधित मैंने क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस के नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चन पेपर के बारे में। यानी मैं आपको इस पोर्टल पे जितने भी यहाँ पे भारत में लाइब्रेरीज़ के एग्ज़ाम्स हुए हैं और उनके अंदर जितने लाइब्रेरी से संबंधित पेपर हुए हैं वो उसकी चर्चा मैं आपको इस पोर्टल पे करूँगा। तो आप यहाँ पे अपना विश्लेषण कर सकते हैं कि किस प्रकार से लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन का पैटर्न का लेवल रहता है और किस प्रकार से हमें प्रिपरेशंस करनी है। तो ये हमारे पास में पहला पेपर था जो कि मैंने आरपीसी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का वैकेंसी निकाली गई थी, उसका पेपर मैंने आपको चर्चा की, आंसर्स जो की है वो मैंने आपको मिला ली है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने डिस्कस किया है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।